नमस्कार। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि साहित्य अकादमी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को बहुत ही समारोह पूर्वक मनाती रही है और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में विभिन्न भारतीय भाषाओं के कवि यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। साहित्य अकादमी के हमारे जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वहाँ भी इन कार्यक्रमों को मनाया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं गुजराती और हिंदी की प्रख्यात रचनाकार आदरणीय वर्षा दास जी, और इस सत्र में रचना पाठ के लिए हमने आमंत्रित किया है असमिया से दीपमणि सहितिया, बांग्ला से अग्नि राय, डोगरी से विजयपुरी, अंग्रेजी से स्वाति पाल, हिंदी से ज्योति चावला, कन्नड़ से हरिप्रिया एस, कश्मीरी से शफक सोपोरी, मैथिली से राम बाबू सिंह, मलयालम से पी कृष्णानुनी, मराठी से डी एम मुले, नेपाली से जे के बराइली, ओडिया से बिरजा महापात्र, पंजाबी से कुलदीप पाहवा, राजस्थानी से दिनेश चारण, संस्कृत से ऋषि राजपाट, संताली से जितेंद्र नाथ मुर्मू, सिंधी से वंदना तनवाणी, तमिल से अजय सुंदर, तेलुगु से श्रीधर बाबू और उर्दू से तनवीर हसन साहब को आप सभी का साहित्य अकादमी की ओर से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं साहित्य अकादमी के उप सचिव कृष्णा की मोहने जी से अनुरोध करूंगा कि वे आज की हमारी अध्यक्ष वर्षा दास जी को साहित्य अकादमी की ओर से अंग वस्त्र और प्रकाशन भेंट कर उनका अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, इससे पहले कि मैं इस कार्यक्रम में शामिल सभी रचनाकारों का आपसे परिचय करवा देता हूँ। वर्षा दास जी गुजराती की रचनाकार हैं। पिछले 4 दशकों से आप निरंतर गुजराती, हिंदी व अंग्रेजी में मौलिक लेखन व बंगाली, उड़िया, मराठी, गुजराती, हिंदी तथा अंग्रेजी से अनुवाद में अनेक विषयों और विधाओं में कार्य कर रही हैं। साहित्य, अनुवाद तथा साहित्य, शांति व अहिंसा विषय लेखन के लिए आपको केंद्रीय साहित्य अकादमी, गुजरात साहित्य अकादमी परिषद, सोगा विश्वविद्यालय टोक्यो आदि से भी अलंकृत किया जा चुका है। आपने 3 दशकों से अधिक समय तक नेशनल बुक ट्रस्ट को अपनी समझ और सेवा से विकसित किया है, जहां आपने पहले संपादक और फिर निदेशक के रूप में कार्य किया। आप राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय के निदेशक, गांधी शिक्षण प्रतिष्ठान वाराणसी की ट्रस्टी, एबी बालिका स्मृति न्यास की न्यासी, गांधी स्मारक निधि की कार्यकारिणी सदस्य तथा अनेक शैक्षिक संस्थाओं की संस्थापक और आजीवन सदस्य भी हैं। मैं वर्षा दास जी का आप सब की ओर से अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, हमारे बीच में पोस्टमैन ऑफ इंडिया की उपाधि से अलंकृत आदरणीय ज्ञानेश्वर मुले जी यहाँ पर मराठी पासपोर्ट मैन के रूप में अलंकृत ज्ञानेश्वर मुले जी हमारे बीच में हैं। आपने मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। पेशे से राजनयिक श्री ज्ञानेश्वर मुले 1983 से भारतीय विदेश सेवा में कार्यरत रहे। आपने मुख्यतः मराठी और हिंदी में उपन्यास, कविता, निबंध, यात्रा वृत्तांत और आत्मकथात्मक लेखन किया है। आपकी प्रमुख कृतियां हैं नौकर साहित्य रंग, ज्ञानवाची मेघ, स्वात हालिटी, अवकाश ये मराठी में, ऋतु उग रही है, मन के खलियानों में, सुबह है कि होती नहीं, अंदर एक आसमान ये हिंदी और उर्दू में, अहलान व सहलान सीरियन जर्नी, ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पोस्ट वॉर सेकंड आदि आपकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं। आप विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित लेखन भी करते हैं और पोस्ट ऑफिस की सेवा में आपने बहुत ही ऐसे कीर्तिमान निर्मित किए जिसको पूरी दुनिया में सराहा गया है। हम आदरणीय मुले साहब का भी साहित्य अकादमी की ओर से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं सबसे पहले अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मैं अनुरोध करूंगा ज्ञानेश्वर जी से कि वे अपनी रचना का पाठ करें। आप सभी रचनाकारों से अनुरोध यह होगा कि आप एक कविता अपनी मूल भाषा में और बाकी 2 कविताएं हिंदी या अंग्रेजी अनुवाद में सुना सकते हैं। धन्यवाद। आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी कविता सुनाऊं।
जो प्रथम कविता है वो मराठी में है, क्योंकि मूल भाषा में मराठी भाषी हूँ और हिंदी और अंग्रेजी में लिखता हूँ। इसका शीर्षक है तिथेच जर मी होतो आहे। मतलब अगर मैं वहीं पर हूँ, तिथेच जर मी होतो आधी, तिथेच जर मी आहे नंतर, कुणा कसावी हिशोब देऊ चालून मी जे आलो अंतर। तिथेही नव्हतो तेव्हा सुद्धा घरास भिडला होता रस्ता, इथे नाही मी पाय खेळावे यासाठी का खाल्ल्या खस्ता। उठलो तेव्हा पहाट होती, सुटलो तेव्हा सुसाट वारा, असा पेटलो रस्त्यावर मी उन्हात सुद्धा पडल्या घरा, असा पेटलो रस्त्यावर मी उन्हात सुद्धा पडल्या घरा। तुडुंब नाही शिवार आता भगवनाचे दर्शन नाही, सळसळणारा पिंपळ मुळीचा अव्या अर्धे चाले दर्शन। माती मधनी मायभूमीच्या सप्तसागरावरती पाऊल, नव्या भूमीची राखण दिनवस कोण देत असते येथे चालू। तिथेच जर मी होतो तेव्हा का हाकारित होती दुनिया, तिथेच जर मी होतो तेव्हा का हाकारित होती दुनिया, तिथेच जर मी होतो नंतर का थरथरते माझी काया। केवळ छाया देहामधून अहोरात्रीचे प्रवाह पळती, जुन्या जळाल्या चिते आतले अर्थ नव्याने आता कळते। तिथेच जर मी होतो तेव्हा ठसे कालचे कसे हरवले, तिथेच जर मी होतो तेव्हा ठसे कालचे कसे हरवले, आणि उद्याच्या पुस्तकातले कुणी मला हे पान पुरवले, आणि उद्याच्या पुस्तकातले कुणी मला हे पान पुरवले। तिथेही नव्हतो इथे नाही, काल आजचे भान मुळी मज, या सर्वांच्या कल्याण जाणे, फक्त निरागस मनातले उज, फक्त निरागस मनातले उज। तो ये फिलोसॉफिकल कविता थी, हम और आत्मा वगैरह वगैरह, और हम इस दुनिया में क्या करने आए वगैरह वगैरह। अगली जो कविता है मैं हिंदी में पढ़ने जा रहा हूँ, थोड़ी हल्की है क्योंकि मराठी तो आप नहीं, अनुवाद अनुवाद है लेकिन मतलब नहीं है अनुवाद पढ़ने का। मैं समझता हूँ कि मैं अपनी विविधता जो है कविताओं की वो सामने लाऊं, क्योंकि उसमें मुझे जो लगता है कि अगर बहुभाषी है तो हमें बहुभाषी कविताएं पढ़े, ना कि अनुवाद। ये विदेश सेवा में होने के नाते पासपोर्ट मैन ऑफ इंडिया जो कहा, पासपोर्ट की मैंने सुविधा जो है भारत में 450 कार्यालय खोले इसके बनाते हैं, ना कि पोस्टमैन पासपोर्टमैन मैन ऑफ इंडिया, कोई बात नहीं। तो विदेश में रहते समय सबसे ज्यादा जो आदमी अस्वस्थ होता है मातृभूमि की याद में और घर की याद में, तो उस पर एक छोटी सी कविता है। इस कविता का नाम है बस छोटा सा हो जाता है। मैं मूल रूप से हिंदी में भी लिखता हूँ, मराठी में भी लिखता हूँ और एक अंग्रेजी में भी लिखता हूँ, तो ये हिंदी में है मूल रूप से लिखी हुई। बस छोटा सा हो जाता है दिल यह मेरा, दिन में समझो हो जाता है यहाँ अंधेरा। दूर दिल्ली में तुम बैठी हो, यहाँ दूर दिल्ली में तुम बैठी हो, यहाँ अकेला मैं बैठा हूँ, यह दुनिया है बड़ा झमेला। बस छोटा सा हो जाता है दिल यह मेरा, कितना सोचूं बैठ गया है दिल यह मेरा। दूरभाष पर कितनी बातें कर सकता हूँ, याहू पर मैं कब तक घूमूं कर सकता हूँ। दूरभाष पर, याहू के दिनों की कविता है। दूरभाष पर कितनी बातें कर सकता हूँ, याहू पर मैं कब तक घूमूं कर सकता हूँ। बंद द्वार पर अपने घर के खड़े खड़े मैं कितने महीने कितने दिन में गिन सकता हूँ। दूरभाष पर कितनी बातें कर सकता हूँ, याहू पर मैं कब तक घूमूं कर सकता हूँ। बंद द्वार पर अपने घर के खड़े खड़े मैं कितने महीने कितने दिन में गिन सकता हूँ। बस छोटा सा हो जाता है दिन यह मेरा, दिन में मानो हो जाता है यहाँ मेरा घना अंधेरा। किन चीजों की आती मुझको याद बताऊं, दाल सब्जी का भरते का भी नाम बताऊं। चौक चांदनी चहल पहल वो यहाँ नहीं है, चौक चांदनी चहल पहल वो यहाँ नहीं है। दीपावली का जश्न दशहरा यहाँ नहीं है। है होली पर रंग तुम्हारे कैसे लाओ, है होली पर रंग तुम्हारे कैसे लाओ। हाथों में मैं हाथ तुम्हारे कैसे पाऊं। बस छोटा सा हो जाता है दिल और मेरा, यादें तेरी और मुल्क की लगा है। सांझ बिताना मुश्किल रातें लगती दरिया, सांझ बिताना मुश्किल रातें लगती दरिया। हर पल मुझको तड़पाता है मारी छुरियां,
यहाँ दमासिन का मतलब दमास्कस की रातें, यहाँ दमासिन हुई शहर में नींद लापता, बैठा हूँ मैं नाम तुम्हारा जपता है। दिल यह मेरा करे शिकायत कैसे जी लूं, दिल यह मेरा करे शिकायत कैसे जी लूं, कड़वी है यह दवा जिंदगी कैसे पी। दिल यह मेरा सिर्फ तुम्हारा हो ही गया है, वक्त हमारा नाम तुम्हारे हो जाता है, वक्त हमारा नाम तुम्हारे हो जाता है। ये दूसरी कविता। तीसरी जो है, और ये सब कविताएं काफी समय पहले लिखी गई है। तीसरी कविता है जो अंग्रेजी में लिखी गई है। इसका नाम है इवन ब्रीदिंग इज स्पॉन्सर्ड, और ब्रीदिंग इज आल्सो स्पॉन्सर्ड। एवरी ब्रेथ will be sponsored in a moment. Every load, every step will be sponsored. There is an overarching wave of sponsorship, morning to evening, sky to sand. Everything is sponsored on this idiot box and idiot life. From kids to oldies, everyone is sponsored here. Our lips, teeth, skin, fingers, nails, eyes, right from birth till we all die, everything is a product of some advertisement. Our family, relatives, friends live on expressway and billboards. On sponsored time, they come with their cold smiles to meet us. In these free market, nothing is free. The open skies are barely open. The liberalization does not liberate. There is a market of everything, every talk and every product. Every day has become one big billboard staring at the skyscrapers. It is this time of sponsored pregnancies and induced growth. Parents waiting for sponsorships, from grandfather to grandmother and grandmother, languages and water. Everyone is in the hands of sponsors. It's a time of sponsored wars. Death is a mere number. Death is a mere number in newspapers, dangling oil company, oil commercials in between wars. It's an expo of sponsors now. Tomorrow there will be a march of sponsors. Day after there will be a sponsored government. Post that, their chief will take sponsored oath on the new post as the head of nations, as the head of the world. And country will get a new tagline. It will be stuck on every corner. Sponsorship alone triumphs, not Satyameva Jayate. Salutations to sponsorship, glory to sponsorship, victory to sponsorship, victory to sponsorship. बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेश्वर मूले जी। हमने एक बड़ी रेंज देखी आपकी इस कविता में। मैं अंग्रेजी की रचनाकार स्वाति पाल जी को आमंत्रित करूंगा। आप जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर स्वाति पाल जी चार्ल्स वालेस स्कॉलर के साथ साथ एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में जॉन मैकग्रा थिएटर स्टडीज स्कॉलर भी रही हैं। आप जॉन मैकग्रा पुरस्कार पाने वाली पहली एशियाई रचनाकार हैं। आप एसोसिएशन फॉर कॉमनवेल्थ लिटरेचर एंड लैंग्वेज स्टडीज इन इंडिया की उपाध्यक्ष हैं। आपको कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया है, जिनमें से नवीनतम 34वां डॉक्टर एस राधाकृष्णन मेमोरियल राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है, जो 2018 के लिए आपको प्राप्त हुआ। बहुत ही आदर के साथ स्वाति पाल जी। शुक्रिया। सबसे पहले तो साहित्य अकादमी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। आई कंसिडर इट अ रियल ऑनर। जब फ़ोन कॉल आया तो मुझे लगा कि शायद मुझे मेरी हिंदी कविताओं के लिए कहा जा रहा है, तो मैं बड़ी डर गई, क्योंकि मैं हिंदी से बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन डरती भी हूँ क्योंकि वो मेरा मदर टंग तो है नहीं, लेकिन मैं हिंदी में मतलब हिंदी से ट्रांसलेट करती हूँ। तो एक जिसे कहते हैं एक इश्क है मुझे हिंदी से। खैर, मुझे कहा गया कि आप अपनी अंग्रेज़ी कविताओं का उल्लेख करें, तो कोशिश करूँगी। एक लाइन में अपनी बैकग्राउंड बताना चाहूँगी कि मैं अपने आप को आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी अ पोएट ऑफ ग्रीफ। मुझे लगता है कि ग्रीफ is something that is very difficult to express
and it often gets neglected. People don't want to talk about grief, they don't want to express it, they don't want to be seen in a certain way. So a few poems on that. The first is called Inseparable. At the corner of the room, I see you, ashen-faced, staring eyes, a body shrunk, sallow skin, hunched, almost cowering. A silent scream seems to reach my ears from where I sit on my chair, bright and sparkling, my wit and spirits sharp and high, the smile quick and ready to dazzle, the voice carrying the laughter tinkling. And I think, so different are we, you and I. You are so lifeless, while I am ever lively. You kill joy, and I build it. I tell you off, I banish you, and you, poor dumb creature, rise from the corner to leave. But just as you reach the door, you turn and fold me in a quick embrace, and I see we fit into each other. I try to wrench you off me, but you seem to have dissolved into me. We are inseparable. This is what grief does to you. It can completely change you, change your personality, change your body. So the next poem is on the same lines about how grief can change you even in body. It is called Unwomaned. Unwomaned. My women friends and literature speak about how when they, women, lose hair or breasts to cancer, or sometimes find the body change, discolor, sprout hair, misshapen, dull, wrinkle, they feel unwomaned. I understand. I feel the same. Grief and unendurable pain at life and future lost, at everything changed forever, at the dead womb I carry around, unwoman's me. Just like I said, it's very disturbing to hear poetry on grief, but two or three more that I would like to read. If we have time, please let me know when the time is up. So this poem is called Who is She? In recent years, I find I have lost myself. I don't know myself. So that is why this poem is called Who is She? I have no idea who she is. A bent body, drooping shoulders, dull skin, lips drawn into a grimace, and her eyes, they are blank, like empty sockets you see in the dead. She stares at me from the mirror. I avoid looking at her peering at me. Maybe she was once a friend, now a stranger. I have no idea who she is. We don't want to acknowledge ourselves. And people who are in grief, they always put on a mask. So this poem is called The Mask. So every day one puts the mask in place, kajal, lipstick, smile, upright back, booming voice, and every day one fools most, some so much that they think one is free-spirited, happy. Only the loving eye knows that it's the mask which every night lies asleep while I lie awake facing my darkness. Do I have time? क्योंकि मैं एक women's college की में कार्यरत हूँ, both as teacher as well as principal. So women's empowerment is something I feel very strongly about, gender rights. So इस कविता का नाम है Unfittingly Yours. ये stereotypes के बारे में, the fact that women are stereotyped. Oh gosh, how tall you are and how scrawny. Where on earth will we get a match that meets your height or one who prefers skinny women? Don't tell me. You can't cook.
or sew or knit? Which family will let you into their home? Which man will take you on? The way to the heart, as the adage goes, is through food and fabric. Are you tanned or actually this dark? No man will look at you. Please put uptan and avoid going out in the sun. Use a concealer to hide the blemishes. You've got to look unmarked. Heavens, how many degrees? Such a hefty salary. But where will we find a man so educated, so well placed? No. No more studies. Look for a school teacher's job. What? You drink? You smoke? You play cards? You wear shorts? You hang out with boys till late? What on earth will happen to the family name if you bring so much shame? And so on and on it goes. The litany we hear as soon as we comprehend words, till we use our arms to wield a pen, a baton, a gun, even a rolling pin, and beat to pulp or shreds all that ties us up with strings. और अब मैं डोगरी के रचनाकार विजयपुरी जी को आमंत्रित करूंगा। आप कवि, नाटककार और कहानीकार हैं। आप विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए नियमित लेखन करते हैं, जिसका प्रकाशन और प्रसारण हुआ है। बच्चों के लिए आप 1970 के दशक से विशेष रूप से लिख रहे हैं। उस विधा में भी आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हैं और आप कार्टून बनाने का भी शौक रखते हैं। बहुत ही आदर के साथ विजयपुरी जी। आज चूँकि मातृभाषा दिवस है, हमारी मातृभाषा डोगरी जम्मू कश्मीर की काफ़ी देर के बाद, स्ट्रगल के बाद शेड्यूल में आई थी। शेड्यूल में 2003 में 14 से 22 में जब ये भाषाएं धीरे धीरे आगे बढ़ी हैं तो हमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। और ये भाषा संपूर्ण होते हुए भी हम चूँकि किनारे में रहते हैं तो बहुत सारा हमें एक पिछड़ापन लोग समझते हैं कि हम लोग डोगरी के आगे हिंदी है, हिंदी के आगे अंग्रेजी है, और हम उस वातावरण में अपने आप को अपना कहना चाहते हैं अपनी भाषा में। और आज हमें मौका मिला है, आज इस मातृभाषा के दिवस पर अक्सर बात हो रही थी कि दोस्तों के बीच में भाई मातृभाषा क्यों कहते हैं, मातृभाषा ही क्यों कहते हैं, पितृभाषा क्यों नहीं कहते हैं। तो किसी ने ऐसे जोक में कहा भाई माता ही घर में बोलती है, पुरुष की कौन सुनता है, तो बोलने का मौका तो ज़्यादा माता को ही मिलता है। और कोई सर चूंकि हमारे पास 22 रचनाकार हैं, ये मातृभाषा के ऊपर है। मातृभाषा माँ के नाम से, मातृभाषा के नाम से इस परम परोचे समाज दे अनर्गल संदर्भ, इस परम परोचे समाज दे अनर्गल संदर्भ घड़ी घड़ी रस्ता रोक दे मेरा, मजबूर कर दे जे शीशे च मिली अपना चेहरा पसंद नहीं आवा। मिगी पता है जे मैं जो है सो है, पर 12 दा थप्पे दे प्रतिमाने की वजह करना है मिगी अपने च कमियां नजरी आती हैं। मैं जानना जे मेरी जीन संरचना ऊपर मेरा कोई जोर नहीं है। इस्सा चाली भाषा दे मेरे संस्कार भी आम वाले मेरे अंदर निहित हैं। वो मेरे वजूद का एक हिस्सा न, शैल न, उच्चे न, नीवे न, तुच्छ न, पर ऐ वो सब मेरे अखियां दी पुतलियां ते डूंगे मुठे दी लकीरें अंगर हर एक शख्स दे ख्याल कल्पना ते प्रतिबिंब अनूठे होंदे ने। उआं गै उंदी हुंदी है अनुपम भाषा। मेरी भाषा दे बी मेरे जन्म शा भी पहले माऊ राई बीजी दिते गए गिल्लू दे जन्म दे खेतरे च। जन्म शा 3 महीने पहले गर्भ के कुपने 6वें महीने के गर्भ काल थमा मासा मैंने कदिया जीवंत टोटा गर्भ के तलाश चलोपियां मारते सुन लगी प्यारा आले दुआले दिया आवाजा। मेरे ते मेरी माऊ दे बुझाटा मजबूत डोर नाड़ू जिस्मानी सतह पर जिस राया से दुए कने जुड़े रहे 9 महीने। माऊ दा लव मेरा लव, उसका सा मेरा सा, उसका आसा मेरा, वेदना भी मैं महसूस करता। नाड़ू रहेंगे कुंडली दी ऑक्सीजन, इतना आराम ते बेफिक्री ही, ना खाने की चिंता, ना साह लेने का झंझट, सब कुछ स्वचालित था। तुमने लाड़ दी नहीं परवाह, कुखी मेरी निकी महफूज पनाह, कन है मेरे सजग सरोखड़, सबके सरोजदा निरंतर
जम्मा दिया ही भाषा दियां कईयां मेरे जहन की पूरी पट्टी पर मेरे ते मेरी मौ दे विचाटे मजबूत डोर नाड़ू हा जिस्मानी सतह पर जिस राय अस एक दूए कन्नै जुड़े रहे 9 महीने। मौ दा लहू मेरा लहू हा, उसका साह मेरा साह। अपने जन्म के मौके में खाली हथ नहीं आया, मैं अपनी जबान के बी भी करना लैंदा आया। अपने जन्म के मौके में खाली हथ नहीं आया, मैं अपनी जबान के बी भी करना लैंदा आया। अभिमन्यु का प्रतीक चेतांदा है कि गर्भ च स्थित पुरुष एक सजग समर्थ श्रोता होता है, तुस उसके वजूद की खिंच नहीं ले सकते। इस दखाती दुनिया ने अपने कन्ने कन्ने मिली शदाई करने के सरिश्ते जन्म थमा पहले शब्द तैयार रखे दे है। ABC क ख ग घ दे दिता उच्चा थार साड़ी ग्राई भाषा होने लगी कोई खज्जल खुआर जतन जारी है बीए दे पोंगरने दा, पर उस साग की पानी देने वाले भरमाए दे है ना स्कूले च कोई थार कोर्ट कचहरी शाबी बाहर उस साग की पानी देने वाले भरमाए दे है। उन्हें दूए बगानी भाषाएं दे फ्यूंट लाए दे है दूए मुल्खा की अनजान धरती पर जियां कोई जिंदा भरखोई इस चाली की हालत बेफौंती मेरे कन्नै होई। मेरे कोल जद की काफी मूल धन मौजूद है, पर मेरा खामखा च कर्जदारा साई वजूद है। मैं सीधी सारी भाषा का एक मुरीद अनभोल ये दुनिया भाषाएं दे पत्थर दवाई बैठे औंकर सोल ये जानते हुए भी जे अपराले चोगे मरखे फुकले ने बूझ न इन्हें सौंगले बेलिए की क्या दशा नहीं हो सका आजाद। मेरी अपनी जुबान मेरे लहू च है तोपा तोपा गर्भ काल दौरान जो मेरे अंदर ही समोई। इस कन्नै मेरा रिश्ता स्कूला के निर्जीव डेस्क या ब्लैक बोर्ड थमा शुरू नहीं होया। ये मेरे साए रहे अंदर अचरी ही मेरे जन्म शा भी पहले थमा जन्म के परंत जड़ी पुख्ता होंदी गई ना छड़ी मौ दी लोड़ियां गीतें कथे कहानियां राएं, पर उसकी झिड़कें ते डंडे राएं तो उस नाड़ू की दिखी नहीं सकते, पर मेरे वजूद का वो अज भी एक अहम हिस्सा है। मेरा वर्तमान सदियों की परंपरा करना उस नाड़ू कन्नै जुड़े रहा है। मेरे ताई नाड़ू का होना एक प्रत्यक्ष तथ्य है, उस बेशक वो नजर ही नहीं आता। अपनी अज्ञानता ते छोचेबाजी करी इस नाड़ू की एवं नहीं मरोड़ो। मेरे अंतर कन्नै जुड़े दे तार रली मिली खाई माई नहीं तरोड़ो। जिनिया भी है मेरी मौ का साधारण घर है, इसकी दुआठनी पर मेरी दना बोन बसोन दियो। मेरी सादी सुची अनकोल पंछान भी अपनी गरिमा कन्नै जीने ताई ब्रोंस होनी थी। अगर हिंदी का तर्जुमा समझ आ गई है। इस भ्रमित समाज के अनर्गल संदर्भ बार बार रास्ता रोकते हैं, मेरा मजबूर करते हैं कि आईने में मुझे अपना चेहरा पसंद ना आए। मैं जानता हूं कि मैं जो हूं सो हूं, पर बाहर से थोपे गए प्रतिमानों के कारण मुझे अपने चेहरे में कमियां नजर आने लगती हैं। जैसे मेरी जीन संरचना है, मेरे जीन संरचना पर मेरा कोई जोर नहीं, उसी प्रकार भाषा के संस्कार मेरे भीतर अंतर्निहित हैं, स्वयंभू। वो मेरे वजूद का एक भाग हैं, अच्छे हैं, ऊंचे हैं, तुच्छ हैं, छोटे हैं, पर हैं तो मेरे ही। आंखों की पुतली और अंगूठों की लकीरों की तरह अनूठे। हर एक के ख्याल कल्पनाएं प्रतिबिंब व्यक्तिगत होते हैं और उनकी अनुपम भाषा के बीच पहले से ही बो दिए जाते हैं माँ द्वारा शिशु के जहन के खेतों में। जन्म से 3 माह पूर्व गर्भ के गुप्त अंधेरे में 6ठे महीने के गर्भ काल के उपरांत मास का मैं क्षुद्र पुंज जीवंत गर्भ के सरोवर में डुबकियां मारता सुनने लग पड़ा था इर्द गिर्द की आवाजें। मेरी और मेरी माँ की मध्य थी मजबूत डोर गर्भनाल शारीरिक स्तर पर, जिसके द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए रहे 9 महीने। माँ का रक्त मेरा रक्त था, उसका श्वास मेरा श्वास, उसकी हंसी मेरी वेदना भी मैं महसूस करता था। गर्भनाल द्वारा पहुंचती थी ऑक्सीजन, कितना आराम तथा निश्चिंतता थी। न खाने की फिक्र, न सांस लेने का झंझट, सब कुछ स्वचालित था। किसी लाट की नहीं थी परवाह। माँ का गर्भ था मेरी सुरक्षित पनाह, कान थे मेरे सजग संवेदनशील, सब कुछ मैं सुनता था निरंतर। जम रही थी भाषा की परतें मेरी कोरी किताब के पन्नों पर, संचार की मूलभूत ध्वनियों द्वारा अंकित हो रहे थे चिन्ह। मेरी और मेरी माँ के मध्य ये आदान प्रदान गुप्त था, कोई भी तीसरा पक्ष नहीं था इसका गवाह। वो लगातार कहे जा रही थी, मैं लगातार सुने जा रहा था। अपने जन्म के समय में खाली हाथ नहीं आया था, मैं अपनी भाषा के बीज भी साथ लेता आया था।
अभिमन्यु का प्रतीक चेताता है कि गर्भ में स्थित पुरुष एक सजग समर्थ श्रोता होता है, आप उसके वजूद को हल्के में नहीं ले सकते। इस प्रकार की दुनिया में ने अपने साथ साथ मुझे भी दोहराने के कई बंदोबस्त मेरे जन्म से पूर्व ही तैयार करके रखे थे। एबीसी कथकों को दे दिया ऊंचा सम्मान, मेरी भाषा को करार दिया गंवेई की छड़ी गंवार, शिक्षा के माध्यम से रखा इसे बाहर, अध्यापकों को नहीं इससे सरोकार, कोर्ट के चेहरे ने भी दिया इसे धिक्कार। अत्यंत गड़बड़ झाला है विदेशी भाषा का दबदबा घोटाला है। बीज तो अथक यत्न कर रहे हैं कोंपलों में परिवर्तन होने को, परंतु पानी देने वालों ने मुंह मोड़ रखा है। बेगानी भाषाओं को पोषित करने का ले रखा है दायित्व। किसी विदेशी धरती पर जैसे कोई हो जाता है भ्रमित, वैसे ही अपनी ही धरती पर मेरी भाषा के साथ हो रहा बेरुखी का सलूक। जबकि मेरे पास पर्याप्त मूल धन है मौजूद, परंतु बना दिया गया कर्जदार सरीखा मेरा वजूद। मैं सीधी सादी भाषा का एक भोला मुरीद, दूसरी भाषाओं के बोझ तले बना दिया हकीर। मेरी अपनी भाषा मेरे रक्त में विद्यमान है, जो गर्भ काल के दौरान बूंद बूंद मेरे अंतर में थी समोई। इससे मेरा रिश्ता किसी स्कूल के निर्जीव डेस्क या शामपट से आरंभ नहीं हुआ था, ये मेरे श्वासों से भीतर जज्ब हुई, मेरे जन्म से भी पूर्व और परिपक्व होती चली गई। जन्मोपरांत न केवल माँ की लोरियों, गीतों व कथा कहानियों से, बल्कि उसकी झिड़की और डांट का भी रहा उसमें योगदान। आप उस गर्भ नाल को देख नहीं सकते, परंतु मेरा वजूद का आज भी एक अहम हिस्सा है। मेरा वर्तमान सदियों के मानव विकास की परंपराओं से उस गर्भ नाल से जुड़ा है। मेरे लिए वो एक प्रत्यक्ष तथ्य है, बेशक आपके लिए वो अदृश्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी ये कविता थी। मित्रों, अब मैं असमिया की रचनाकार दीपामणि सहितिया को आमंत्रित करूंगा। अब तक आपकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपने कॉटन यूनिवर्सिटी असम से एमएससी की उपाधि प्राप्त की है। वर्तमान में आप साकेत नई दिल्ली की निवासी हैं। दीपामणि सहितिया जी से अनुरोध है कि वे अपनी रचना करें। Good afternoon, everyone. So I start my recital one Assamese poem. Title is Toyful Nufulakyo. Toyful Nufulakyo. পিৰালী হালধীয়া নাৰ্জীবোৰৰ গোন্ধনা দিনবোৰে ভাল আছিল মা। চোতালখনে সীমা আছিল চেতনাৰ, সপোন মানি তহত অপেক্ষা মানি শীত বা বহাল। নিশাৰ আকাশখনত কিমান যে ভাল লগা অচিনাকি খেল। মই নৈ হৈ বৈ যাব খোজা নাছিলোঁ মা, কিয় মোক উটুৱাই দিলি অচিনি মোহনালৈ। সাগৰৰ এই জাহাজবোৰ মোৰ সপোনৰ ডিঙাবোৰতকৈ বহুত ডাঙৰ। সাগৰৰ ঢৌবোৰত শুনা নাপাওঁ মই নৈৰ নিৰৱধি কুলকুলু সুৰ। পানীৰ কেনভাছত ডুব যোৱা সাগৰীয় বেলিয়ে খেলে কি ৰক্তাক্ত আৰু নিৰ্মম খেল। মই নাপাওঁ বিচাৰি তাক ৰবাব টেঙাৰ পোহৰ চিনাকি এখন গাঁও। তাতোকৈ বেলিটো হাবিখনৰ সিপাৰে ডুব যোৱা আবেলিবোৰেই ভাল আছিল মা। জিৰাও বুলি ঘৰমুখী হ'লে উন্মুক্ত হৈ ৰৈ আছিল তোৰ বুকুত নিগাজি অকণ ঠাই। So, living in a war-torn world, we are not meant to unsee wounds, their pains. So here goes my second point. It reads, Iron Dome. Your home been blown up in the blast yesterday. Where? Where are you now, my friend? In the refugee camp? Chewing boiled turnip with a pinch of salt? Where is the boundary line? Who draws it and who erases it, my friend? Can these borders be bridges? Can the language of dialect transcend to replace the narrative that words defend? Those golden dunes kissing the edges of the horizon, olive trees standing like ancient sentinels, all buried in flames and haze. Cemetery rehearsals as if the world itself is a grave. Or are you in a military camp? Did they remove your fingernails? Had emerged in water until your stomach is filled with it? Yet, you still cannot forget the pain of losing your home. Your child can easily draw now tanks, guns, even war. He does not need colors. He
he grabs some grey ash of his burnt home from his memory and giggles endlessly looking at it. My next poem is its title is Home. Childhood days were better, Ma, holding onto the pleats of your sari with palms clammy of oils and sweat. Did I even know then? Every girl is to grow someday to an estuary, where a proud ocean awaits to embrace her lordly. Childhood days were better, Ma, where windows were framing my world. In the rhythm of mighty tides, now I don't hear my own heartbeats anymore. Childhood days were better, Ma. I had a home full of silent corners, and I had you to refusing to. So I have two more poems. Should I read one or two? नो प्लीज, सबके लिए एक ही नियम है, एक कविता अपनी मूल भाषा में और उसके बाद No, one English only. English only. थैंक So I'm asking for final. यू. Okay, I'm reading one only. So love being inexhaustible wellspring of inspiration in poetry. So I'm ending my recital with a love poem. Why to be envious about the same old sky? Here, let the daylight delight you, and let night sky be mine. I gave you so much of bliss, yet your eye on my fireplace. Keeping a drop of melted wax on my cold palm, only I understood. Pain has warmth too. The fighting wind against the wind, self-immolating on the fire. A dream is dying on my drenched pillow. Come, with a bunch of white roses, I will merrily accompany my daydream. Thank you so much for being here. I am actually an occasional poet and full-time storyteller, storywriter. So, thank you so much. अब मैं बांग्ला के रचनाकार अवनी राय जी को आमंत्रित करूंगा. आप कवि, पत्रकार और अनुवादक. आपके साथ कविता संग्रह प्रकाशित हैं. आपने एनवीटी द्वारा प्रकाशित अफ्रीकी लघु कथाओं, टोगो प्रयास द्वारा प्रकाशित 20 नोबेल पुरस्कार विजेताओं के व्याख्यान के 20 वक्तव्यों का अनुवाद किया है. आपने एनवीटी के लिए सेलिना हुसैन की एक लघु कहानी संग्रह का संपादन किया है. आपकी कविता का अनुवाद साहित्य अकादमी की पत्रिका इंडियन लिटरेचर में भी प्रकाशित हो चुका है. बहुत ही आदर के साथ अवनी राय जी. Thank you very much. Thank you, Sahitya Akademi, for inviting me to this auspicious day and emotional day. My mother tongue is Bengali, Bangla, and at the same time, Bangladesh's mother tongue is also Bangla. So my first poetry today, the name of the poetry is 21st February. I am reciting it in original Bengali. মায়ের কাছে প্রথম ঋণ ভাষার মতো আলো, বর্ণলিপির ভেতরে আজ বিদ্যুৎ চমকালো। ভাষার ঋণে রক্ত লাগে পদ্মা জানে সব, শব্দ থেকেই ব্রহ্ম গজায় আসমুদ্র রব। বাংলার গান স্বপ্ন স্বাধীন হাওয়াতে মশগুল, বুক পেতে নেয় বারুদ গন্ধ সালাম সফিউল। পুরাণ পদ্য ব্রত কথার আপন জমির গাঁ, কাঁধের তৈরি ব্যারিকেড আজ অস্ত্র বিঁধবে না। গভীর রাতে শঙ্কাহারা নামুক না ঘোর কলি, বুকের মধ্যে চলতে থাকে বাংলা ভাষার বলি। এই ভাষাতেই প্রথম কান্না স্বরসোহাগের নাও, আমার বাক্যে শিকল দেবে সহ্য করব না। Now I am reciting it in English, translated by Navonita Sengupta. My first debt to my mother is the light of language. There strikes a lightning today from within my alphabets. Debt of language seeks blood, Padma knows it all. Till the deep sound reverberates, Brahma is born of word. Songs in Bangla be my dream, in freedom's breeze infused, the one to embrace bullet wounds, Salam Shafiul. In its own land of Broto, Puran verses, weapons cannot break today.
our shoulders barricade. Even if it be Kaliyug, our nights are fearless, in my heart walks on Bangla's lane. The language of my first cry, even the voice of love, never will I tolerate attempts to change my words. Thank you. Another poem, it's a travelogue poetry on a forest, Betla, you know. General Conference at Betla. 1. The cheetah stalked decisively. Through gaps in the shal forest, a stream skywards. Around its metal ornaments, pregnant cows, branded from the village market, intoxicating harya in empty beer bottles, a brisk commerce. Amidst all this, arriving with careful steps, the cheetah stopped decisively. 2. 4 people piss in 4 different ways. Not so 4 jackals. 4 people seeing 4 traps can get scared 4 times infinity. Not so 4 jackals. Really, the unwarranted dead jungle has neither beginning nor endings. Every night pours for it, bottoms up to the last drop. Poison, probably. 3. Rocks close by, touching her green breasts, putting the scarf aside. Then, identifying marks of hammer blows, pushing elephant grass aside, while seeking the way home late in the night. The corpse of daybreak on the back. A notice will be issued on returning to the bungalow. The melancholic woman from the advertisement hoardings will come down and take off the wristwatch. Brush away hair from the forehead. Whisper a mantra to the dead and deaf. Thank you. और अब मैं हिंदी की प्रख्यात कवित्री, कहानीकार और आलोचक ज्योति चावला जी को आमंत्रित करूंगा। आपकी कुछ प्रमुख प्रकाशित पुस्तकें हैं, माँ का जवान चेहरा, जैसे कोई उदास लौट जाए दरवाजे से, तथा यह पुनीली रातों का समय है, ये आपके कुछ कविता संग्रह, अंधेरे की कोई शक नहीं होती, आपकी कहानियों का संग्रह, कथा अंतरपाठ आपकी आलोचना की पुस्तक, आपको शीला सिद्धांतकर स्मृति सम्मान, जेसी जोशी पाखी पत्रिका कविता सम्मान जैसे कई अलंकरण प्राप्त हैं। वर्तमान में आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में अध्यापन कर रही हैं। बहुत ही आदर के साथ ज्योति चावला जी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम जी। सभी को मेरा नमस्कार। मेरी पहली कविता का शीर्षक है तुम्हें गढ़ रही हूँ मैं। केवल 9 ही बरस के हो तुम और तुम्हारे चेहरे पर है 9 बरस की मासूमियत। जटिल से जटिल सवाल पूछते भी तुम ऐसे लगते हो जैसे मैंने अभी ही जन्म दिया है तुम्हें। मेरे रक्त और मज्जा में लिपटे तुम सीने से लगे हो मेरे। तुम्हारी आवाज की नरमाई को पकड़ सकती हूँ बड़ी सरलता से। कौन से वर्ण कौन से स्वर पर लरचती है तुम्हारी ज़बान। किन वर्णों की तह में छिपा है तुम्हारा तोतला बचपन। किताबें पढ़ते हुए चौंक जाते हो तुम आज भी जादुई किस्सों पर। इन जादुई किस्सों से निकले जादूगर और राक्षस सताते हैं तुम्हें रात भर और तुम मेरे सीने में सर धंसा सोना चाहते हो। पर अपनी नर्म ज़बान में ही कह जाते हो तुम कुछ ऐसा जिसे सुनने की चाह करती आई है हर स्त्री। किताबें पढ़ते हुए तुम उंगली रख देते हो उन सभी दृश्यों, शब्दों, अर्थों और अर्थों के पीछे छिपे अर्थों पर जिन्हें गढ़ा है पुरुषों ने। तुम पूछते हो सवाल कि रसोई से लेकर किताबों तक कैसे चली आई वह औरत जो सदियों से चूल्हा जला रही है। कि क्यों भाषा खुद स्त्रीलिंग होते हुए भी पोसती रही पितृसत्ता को। कि क्यों स्त्रियां दोयम ही रही हर भाषा में। कि क्यों नहीं आए स्त्रियों के जिम्मे वे सब काम जिनमें वे स्वतंत्र खड़ी दिखाई दे निर्णय लेती। कि क्यों घर चौखट समाज से लेकर किताबों तक में कमतर ही दिखाई देती है स्त्रियां। तुमने बने बनाए सांचों और ढांचों पर सवाल खड़े किए। तुम खड़े हुए हर उस जगह मेरे साथ जहां मेरी व्याख्याओं को संदेह की निगाह से देखा गया। मैं सोचती हूँ कि इस कच्ची उम्र में भी कहां से आई तुम में वह सब समझने की सलाहियत जिन्हें उम्र दराजों ने बेमानी कहकर छोड़ दिया। कैसे पढ़ लेते हो तुम वह सब जो लिखा भी नहीं गया बल्कि जो छिपा है शब्दों और पंक्तियों के बीच की चुप्पियों में।
फिर सोचती हूँ कि मेरी रक्त मज्जा से जन्मे शायद वही पुरुष हो तुम जिसे गढ़ना चाहती है स्त्री, कि धीरे धीरे आकार लेते तुम इस धरती को सुंदर बनाने की दिशा में उठा हुआ एक कदम हो। अगली कविता है उदासी। अटमाही गर्भ को अपनी देह में छिपाए वह लेटी है आंखें मूंद कर ऐसे जैसे सो रही हो गहरी नींद, और सो रहा हो उसके पेट में उसका 8 बच्चा। यह अखबार में छपी एक तस्वीर है जहां भीषण त्रासदी के निशान बिखरे पड़े हैं यहाँ वहाँ। पूरे परिदृश्य में मची हलचल और हाहाकार के बीच दीवार से सिर टिकाए वे स्त्री मृत पड़ी है, ऐसे जैसे दिन भर के काम के बाद थक कर सो गई हो पल भर, और ऐसे जैसे पल भर सो लेने के बाद सहारा लेकर इसी दीवार का खड़ी होगी फिर से और सहलाएगी अपने अजन्मे बच्चे को मन भर। जैसे सो गया हो उसके भीतर ही उसका 8 गर्भ भी अपनी माँ के पेट से टेक लगाए सो रहा है। मासूम सुरक्षित है भीतर, कि बच्चे सुरक्षित महसूस करते हैं स्वयं को जब होते हैं माँ के स्नेह से भरे अंग में। मेरी आंखों के सामने जीवंत हो उठता है उस मासूम का मृत चेहरा, कि पेट के भीतर अपने नन्हे हाथों से कैसे थाम रखा होगा उसने अपनी माँ को, अपनी आंखें नीचे कितना सुरक्षित महसूस कर रहा होगा खुद को, और इसी तरह अजन्मा ही लौट गया वह जहाँ से आया था। यह मेरे समय का भयानक सच है कि चारों तरफ मचा है हाहाकार और अजन्मे ही लौट जा रहे हैं बच्चे, ऐसे जैसे कोई उदास लौट जाए दरवाजे से। और अंतिम कविता नकारे की भाषा। उसने धीरे से मेरे कान में कहा, नकारे की भाषा। उसने धीरे से मेरे कान में कहा, चलो मेरे संग तुम्हें चांद की सैर करवाता हूँ। मैं बिना कुछ सोचे उछलकर उसकी साइकिल के डंडे पर चढ़ बैठी। उसने कहा मुझसे, दर्द है मुझे, तुम इसे महसूस करो, और मैंने दर्द की पराकाष्ठा में आंखें मूंद ली। उसने कहा यह भी कि मैं प्यार करता हूँ तुमसे, मेरे प्यार की गहराई को समझो, और मेरे होठों पर रख दिए अपने गर्म बहकते होठ। मैं शिद्दत से उसके प्यार को महसूसने लगी। कहा उसने, हम दो नहीं एक जान है। कहा उसने, हम दो नहीं एक जान है, सब कुछ भुलाकर मुझ में समा जाओ, और मेरी पहचान के सारे निशान धुंधले पड़ने लगे। वह कहता रहा और मैं सुनती रही, वह कहता रहा और मैं करती रही। इस तरह एक दिन मैं बेगानी हो गई अपनी जबान से, मैं नकालने की भाषा भूल गई। अब मैं कन्नड़ भाषा के रचनाकार हरिप्रिया एस को आमंत्रित करूंगा। आप मैसूर विश्वविद्यालय से MSc स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त हैं। वर्तमान में आप रक्षा मुख्यालय नई दिल्ली में प्रधान व्यवस्था विश्लेषक संयुक्त निदेशक व्यवस्था के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपकी कविताएं दिल्ली कन्नड़ संघ की स्थानीय मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुई। आपने गोलपुरी मारुति राव द्वारा लिखित नाटक कन्नू का तेलुगु से कन्नड़ में अनुवाद किया और दिल्ली कन्नड़ संघ के मंच पर सफलतापूर्वक उसका मंचन किया गया। इसके अलावा आपने उमा शीर्षक से एक लघु नाटक लिखा जो वर्ष 2023 में निर्देशित भी किया गया। बहुत ही आदर के साथ हरिप्रिया एस। Thank you, sir. Good afternoon, everybody, and I thank Akademi to give such a big opportunity. My poem is titled Thai Bhasha or Matru-bhasha. ಜಗದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೊದಲ ಮಾತು ಅಮ್ಮ. ಸೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೀಳಿ ಬಂದ ಭಾಷೆ ತಾಯೊಡಲ ಪಡಿಗೆ ಲಾಲಿ ಕಥಾವಸ್ತುವಾಯಿತು ಕಲ್ಪನೆ ಕನಸಿಗೆ. ಕೆರೆಯರ ಕೂಡಿಸುವ ಗೆಳೆತನದ ನುಡಿ, ಸ್ನೇಹ ಸೇತುವೆ ಸಂವಾದ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ. ಹಾಡಾಗಿ ಹರಿಯಿತು ನದಿಯಂತೆ ತಾಯಿ ಭಾಷೆ, ಓದು ಬರಹ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಸುಲಭ. ಅನ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಷೆ ಅರಿಯಲು ನೋಟವಾಯಿತು ಅಮ್ಮ ಕಲಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮಾತು. ನೋವು ನಲಿವು ಭಾವ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೂರು ಊರಿನ ಭಾಷೆ. ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹದವರಿತ ಭಾಷಾ ಶಿಲ್ಪ ನನ್ನಜ್ಜಿ ಕಥೆಗಳ ಅಮೃತ ಸರಿಸಿದ ಭಾಷೆ. ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯ್ನುಡಿಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಉತ್ತುಂಗದ ಏಣಿಯು. ತಾಯಿ ನುಡಿಸಿದ ನುಡಿಯು ಅದೇ ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ನಮ್ಮದೇ ಮಿಡಿಯು.
ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಸವಿಗಾನ, ತಾಯಿ ಮಡಿಲ ಸೋಪಾನ, ಕಲ್ಪನೆ ಕವನದ ಕಾಜಾಣ, ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿತು ಭಾಷಿಕ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಣ್ಮನ, ತಾಯಿಯ ನೆನಪಿನ ಬಹುಮಾನ, ಭಾಷೆಯೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಭೂಷಣ, ಮಾನವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಿನ್ನಾಣ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹರಿವಾಣ, ತಾಯಿ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ ಭಾಷೆಗೆ ನಮನ ನಮನ ಸಮ್ಮಾನ. This is a brief translation of the poet what I have read in my language. Language which came out from nature's womb. Mother's rhyme to make her child sleep. Imagination of a story comes from native language. Bridge between friends to chat and connect. A song flows like a river is mother language. Easy and free flow and grasping to a student. A language which connects to learn new or other word of any other language or culture. Grandma's story which enjoyed moves through is from the mother language. Mother language which taught my identity and my culture. Sweet sound that touches the soul is the mother language. Another small poem for a child. It is nature's thought. Rainbow thought, lesson of colors. Flower garden teaches the love lesson. Agriculture land give a thought of donation. A flying bunches of birds taught lesson of friendship. A flowing river made me think peacefully. Thanks to nature to make me a complete human. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद हरिप्रिया एस जी। दरअसल कविता की भाषा और इसकी ध्वनि इतनी कोमल है कि इसके अतिरिक्त और कोई आवाज़ सुनने का मन होता नहीं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि कुछ देर के लिए अपने मोबाइल्स को शांत कर दें। मैं अब कश्मीरी भाषा के बहुत ही महत्वपूर्ण शायर शफक सोपोरी साहब को आमंत्रित करूंगा। आप उर्दू और कश्मीरी दोनों जबानों में शेर लिखते हैं। आलोचना, व्यंग, नाटक, 4 उपन्यास, एक कहानी संग्रह के आप लेखक हैं। संगीत पर भी आपका काम है जो बहुत ही सराहा गया है। कविता और संगीत पर आपकी 5 पुस्तकें प्रकाशित हैं। बहुत ही आदर के साथ शफक सोपोरी। बहुत बहुत शुक्रिया साहित्य अकादमी का कि मुझे ये अवसर दिया कि हम यहाँ जो है पेश करें। कांडी सर आप प्यार से आता ही नहीं होगा तो जब अकेडमी का फोन आया तो जैसे आपने कहा I was expecting me to be participating here for Urdu because I have been writing in Urdu language for the last 40 years and so some 35 books I have published on various subjects in Urdu. But मैं समझता हूँ कि अगर मैं अपनी मातृभाषा के लिए बुलाया गया तो ये इस दिन का एक बलिदान है मेरे लिए। तो ये जो मैं मुख्तसर सी नस्ल पोएम आपके सामने पेश करूँगा without knowing the background you cannot understand it। 1990 में जो हालात हमारे यहाँ पैदा हो गए, हमारी तारीख का सबसे बड़ा अलंगार मोस्ट ट्रैजिक जो हमारे यहाँ हादसा हुआ वो था द माइग्रेशन ऑफ पंडित्स। पंडित्स ने माइग्रेट किया अंडर कंपल्शन। इट वाज नॉट ए प्लान्ड थिंग। सो अब तक मैं ये फील करता हूँ दैट इट्स मी हु कंपेल्ड माय ओन ब्रदर्स टू लीव देयर मदर लैंड। जब हम आज मातृभाषा का दिन मना रहे हैं, आई फील मुझे गिल्टी फील हो रहा है कि मैंने कितने भाइयों और बहनों को और आने वाली कितनी नस्लों को उनकी मातृभाषा से दूर रखा। तो एक दफा जब मैंने भी 90 में अप्लाई किया, 90 में आई माइग्रेट टू श्रीनगर,
जब मैं 2-3 साल के बाद अपने घर आया तो वहां जो मैंने मंजर देखा, मुझे लगा कि my own house is identical to those of Pendits. तो वही एक मैंने वो पिक्चर एक मैं आपके सामने उसके बाद में अनुवाद में पेश करूंगा अगर इजाजत हो तो। अजब तस्वीर, क्या पता, कालूटूस क्या आवाज। मस्जिद साहब, you are the only one to have it. अजब तस्वीर, क्या पता, कालूटूस क्या आवाज। वाव जनोस नागरातन पेट दर्द गामों की वदस बत जवान। पर्द डोलित वुचुम अजब तस्वीर, पर्द डोलित वुचुम अजब तस्वीर, बुर्ज ख्वाबन पेमुज अचिर जंजीर, जंत शहमार नार दुकान। दर्चसन तुल कतुर जिगरे छु लबन, आंगनस मंस कमन जमानन हुंद, गास खुदमुत सर्व कुलंता, साज वायान वथर गुलाबन हिंद, दूर लबहोत हवा छु बाल खसा। मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझाऊं हिंदी या आप इसे हिंदी समझे या उसके ऊपर। बहुत अच्छा, थैंक यू अजीब अनुपम समझ गया क्योंकि कश्मीर आते हैं तो समझ गया। अजीब तस्वीर, क्या जाने कौन सी आवाज सुनी, क्या जाने कौन सी आवाज सुनी। हवा जैसे मीठे चश्मों के किनारे दर्द के गाँव के गीत सुनाती थी। हवा जैसे चश्मों के किनारे, हवा जैसे मीठे चश्मों के किनारे दर्द के गाँव के गीत सुनाती थी। पर्दा हटा के देखी एक अजीब तस्वीर, पर्दा हटा के देखी एक अजीब तस्वीर, कागज के सपनों पर लफ्जों की जंजीर, कागज के सपनों पर लफ्जों की जंजीर, जैसे अजदहा आग उगल रहा था, जैसे अजदहा आग उगल रहा था। दरीचे जैसे दीवारों पर यह की चादर, दरीचे जैसे दीवारों पर यह की चादर, आंगन में जाने कितने युगों की, आंगन में जाने कितने युगों की घास सर के झाड़ू तक उगी हुई है। आंगन में जाने कितने युगों की घास सब के झाड़ू तक उगी हुई है। गुलाबों की पत्तियां साज बजा रही थी, गुलाबों की पत्तियां साज बजा रही थी। दूर शबनमी हवा पहाड़ से आ रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे टाइम मत करिए, जा रहे हैं सर। आप 2-3 ही पढ़े, पूरी तो पढ़े, एक दो शेर सुना पकड़ लिया आपने। मुझे आप जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं मुझे माफ करें कि क्या करें। भाई का मतलब यूं है कि भूरी दीवार पर मुख्तसर भूरी दीवार पर
बुरी दुख दिए संसार ने, दुख दिए संसार ने, लानत इस संसार पर, लानत इस संसार पर। एक बूढ़ी आत्मा, एक बूढ़ी आत्मा सो गई अखबार पर, सो गई अखबार पर। मुझे लगता ये हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अब मैं आमंत्रित करूंगा मैथिली मिथिला अभियानी और मैथिली के महत्वपूर्ण रचनाकार राम बाबू जी को। राम बाबू सिंह मैथिली साहित्यिक सम्मेलन के सचिव हैं। अनेक पत्र पत्रिकाओं, स्मारिकाओं में आपके लेख, कविता, गीत और गजलें प्रकाशित होती रहे हैं। आप टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज में कार्यरत हैं। बहुत ही आदर के साथ राम बाबू सिंह जी। सबको मेरा प्रणाम। और मेरी मातृभाषा हिंदी है, सॉरी मैथिली है, तो सबसे पहले मेरा मैथिली में बोलना चाहूँगा। और उसका कविता है, कविता का शीर्षक है हे राम। मैथिली इतनी मिठास भाषा में इसको अनुवाद की जरूरत ही नहीं, मुश्किल मैं वैसे पता है। हे राम अहाँ कतय छी, हे राम अहाँ कतय छी, सुनैत छी राम अहाँ मारलहुँ मारीच के, जखन रचलक षड्यंत्र आ स्वर्ण मृगबैन दौड़ा रहल छल बने बन यत्र तत्र। अहाँ मारलहुँ रावण के असंख्य राक्षस संग, अहाँ मारलहुँ रावण के असंख्य राक्षस संग, जखन ओ दुष्टता सीमान नाय छल बल कर सहित लड़ रहल छल रणभूमि में अहाँ के संग, जखन ओ छल बल संग लड़ रहल छल रणभूमि में अहाँ के संग। सोख लेने रहिए अपन एक ही गो तीर सँ, सोख लेने रहिए अपन एक ही गो तीर सँ, अधर्म पर धर्मक ध्वजा लहरा आयल छलहुँ अपन घर, अधर्म पर धर्मक ध्वजा लहरा आयल छलहुँ अपन घर, मनाओल गेल छल विजयोत्सव सरयुग नदीक नीर सँ, मनायल गेल छल विजयोत्सव सरयुग नदी नीर सँ। मुदा हे राम आब जखन मनबैत छी विजयोत्सव, जखन मनबैत छी विजयोत्सव, लेसैत छी दिया, तो बुझना जाइत अछि जेना नुकायल अछि काते में मुस्किया रहल अछि हमरा पर अन्हरिया। ओझरायल छी पुनः एक बेर मायावी सभक मंत्र में, रावण आ मारीच कोनो पैघ षड्यंत्र में। ओझरायल छी पुनः एक बेर मायावी सभक मंत्र में, रावण आ मारीचक कोनो पैघ षड्यंत्र में। होइत अछि एखनो सीताहरण, होइत अछि एखनो सीताहरण, और बौआइत फिरैत अछि राम अपन घरे में निरुपाय निस्सहाय। बौआइत फिरैत अछि राम अपन घरे में निरुपाय निस्सहाय। आब नहीं भेटैत अछि लक्ष्मण सरिस अनुजक संगत, आब नहीं भेटैत अछि लक्ष्मण सरिस अनुजक संगत, जटायु सरिस सखा आ हनुमान सरिस परम भगत।
बुझना जाइत राम जना सब के सब चल गए बुझना जाइत राम जना सब के सब चल गए संगे अहाँक परम धाम जो क्यों एता जीवित रह गए तो ओ मात्र रावण आ मारीचक नाम जो ओ मात्र रावण आ मारीचक नाम अहाँ तो एहि धराधाम सँ अहाँ तो एहि धराधाम पर एक बेर अवतरित भेलहुँ अहाँ तो एहि धराधाम पर एक बेर अवतरित भेलहुँ फिर चल गेलहुँ अपन धाम आ धारणा बना लेलहुँ जे अहाँक वंशज आ धारणा बना लेलहुँ जे अहाँक वंशज जन्म जन्मांतर धरि मनबैत रहत विजयोत्सव तमाम हे राम अहाँ कतय छी हे राम एक अनुवाद के शायद जरूरत नहीं बुझा जाएगा कविता में गजल गजल कार के सामने पढ़ना बेहतर लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जो डराते थे कभी डरने लगे हैं जो डराते थे कभी डरने लगे हैं जो डराते थे कभी डरने लगे हैं छोड़ कर जलते मकान बढ़ने लगे हैं छोड़ कर जलते मकान बढ़ने लगे हैं है हताशे लोग कुछ थोड़े बहुत से है हताशे लोग कुछ थोड़े बहुत से गैंग गुंडों की बना लड़ने लगे हैं गैंग गुंडों की बना लड़ने लगे हैं बेटियां हैं आज बस बेबस बहुत ही बेटियां हैं आज बस बेबस बहुत ही है सुदर्शन अस्त्र यह लगने लगी है सुदर्शन अस्त्र अब लगने लगी है बिक चुकी दरबार में अखबार सारे बिक चुकी दरबार में अखबार सारे मार कर वो कह रहे मरने लगे हैं मार कर वो कर रहे मरने लगे हैं जो डराते थे कभी डरने लगे हैं। बहुत धन्यवाद राम बाबू जी। और अब मैं मलयालम भाषा के रचनाकार पी कृष्णनोनी को आमंत्रित करूंगा। आप कवि, उपन्यासकार, आलोचक और समाज विश्लेषक हैं। आप मलयालम और अंग्रेजी भाषा में रचनात्मक लेख लिखते हैं। आपकी 5 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं और आप कई पुरस्कारों से भी सम्मानित हैं। श्री पी कृष्णनोनी। Namaskar, and it's a wonderful day for me to be among all these versatile poets, and some of you are my friends, and others have become my friends also. Of all the finest and the terrible and indelible poets from the Bhakti movement, I was moved by the life of Tukaram. So मैं पहले तुकाराम के बारे में एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। पहले मलयालम में पढ़ूंगा। तुकाराम निनक भ्रांतिया, तुकाराम आप तो पागल नहीं है। വേദത്തിന്റെ പൊരുളിലല്ല വേദനയുടെ വേരിലാണ് തുക്കാറാം രാത്രി ശലഭങ്ങളുടെ ഒപ്പം നീ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നത്. വേദത്തിന്റെ പൊരുളിലല്ല
വേദനയുടെ പേരിലാണ് തുക്കാറാം രാത്രി ശലഭങ്ങളുടെ ഒപ്പം നീ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നത്. ബലികളുടെ പര്യായങ്ങളാകും മഹാതെരുവുകളിലൂടെ കണ്ണുകൾ വഞ്ചിതരുടെ കാലുഷ്യമൂറുന്ന ഇതിഹാസങ്ങൾ തേടുമ്പോൾ വിഘടിത സ്വരപ്പകർച്ചയൂറുന്ന ഗലികളിൽ നിന്നും ആരോ പുലമ്പിയത്രേ നിനക്ക് ഭ്രാന്താണെന്ന്. തുമ്പികളുടെ നിറമുറിയാത്ത ലോകങ്ങളെ നോക്കി നീ പാടിയ പാട്ടിന്റെ ചെരുവുകളിൽ ഉറങ്ങുന്ന അജ്ഞാത ജഡത്തെയും ഇന്ന് ഈ കാറ്റ് അല്ല നീ പറഞ്ഞ നീരൊടുങ്ങിയ പുരുഷാരം അപഹരിച്ചിരിക്കുന്നു. തുമ്പികളുടെ നിറമുറിയാത്ത ലോകങ്ങളെ നോക്കി നീ പാടിയ പാട്ടിന്റെ ചെരുവുകളിൽ ഉറങ്ങുന്ന അജ്ഞാത ജഡത്തെയും ഇന്ന് ഈ കാറ്റ് അല്ല നീ പറഞ്ഞ പുരുഷാരം നീരൊടുങ്ങിയ പുരുഷാരം അപഹരിച്ചിരിക്കുന്നു. കാളമേഘങ്ങളെ നോക്കി നീ കാണിച്ച മാന്ത്രിക ജ്വാലയും ചുടലിയിലെരിയുന്ന ദേഹങ്ങളെ നോക്കി നീ പൊഴിച്ച കണ്ണീരും ഇന്ന് മനസ്സാകും കടലിലെ വെറും കുമിളകൾ. It tallies with the idea of grief which was resonant in Swadi's poetry. എത്ര ചില്ലിക്കാശ് വേണം എനിക്ക് എന്റെ ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തെ വിൽക്കുവാൻ? ഏത് മുണ്ടിന്റെ അഗ്രത്തിൽ ഞാൻ പൂട്ടും തെണ്ടി ഇരന്ന ഈ ധാന്യമണികളെ? പലിശ, പണക്കുതി, പാതി ഉറങ്ങിത്തളർന്ന പ്രണയിനിയുടെ മാറാനിദ്ര, ഭയമിരട്ടിക്കും ഭരണഭണ്ഡാരങ്ങൾ, മരണവേഗം വന്നെത്തുന്ന മറവി, ഓട്ടുകിണ്ടിയിൽ നിറയാത്ത ജലധാര, പഴുത്തില കൊണ്ട് കെട്ടിയ കൂടാരം, ഇവയിലേതിന്റെ അർത്ഥിയാണ് നീ? ഇവയിലേതും നിന്റെ അന്യമാം ഭ്രാന്തിന്റെ രൂപകൾ. ചാണകം മെഴുകിയ നിലത്തിൽ ചമ്രം പടഞ്ഞിരിക്കാത്ത വൈദികന്റെ തുടയിൽ തറഞ്ഞതാണ് ഈ കാരമുള്ളുകൾ. അവയിലൊന്ന് ആരോ നിന്റെ തലയിലും തറച്ചിരുന്നത്രേ. വെളിച്ചിന്തിടാത്ത ശരണാർത്ഥിയായി കോലുകൾ കൊണ്ട് കോട്ടമതിൽ നിർമ്മിച്ച നിന്റെ നഗര കവാടങ്ങളിൽ ഒച്ചിന്റെ നിലയ്ക്കാത്ത നടപ്പുമായി ദീനരോധനം വന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ആദിയും അനാദിയും ഒന്നാകും ചതുഷ്പുത ചതുരംഗങ്ങളിൽ അട്ടഹാസത്തിന്റെ പെരുമ്പറ. അവന്റെ ഭ്രാന്തം. ആരാണ് പിന്നെയും ഇത് പറയുന്നത്? കൂട്ടം തെറ്റിയ ഗണങ്ങൾ ഒരുങ്ങുന്ന സ്മാരകങ്ങളിൽ ശതപുഷ്പങ്ങൾ അർപ്പിച്ച് മടങ്ങുന്നവരുടെ കഥനങ്ങളാണ് നിലത്തിന്റെ ഒരേ ഒരു ഓർമ്മ. ഓരോ രാത്രിയും 1000 ചാട്ടവാറടികളുടെ വിതുമ്പലായി അവശേഷിക്കുന്നു. ബധിരർക്ക് ശ്രവ്യമായ ഒരേ ഒരു തപ്പുകൊട്ടലിൽ നിന്റെ സ്വരങ്ങളും വിലയിക്കുമ്പോൾ ആണ്ടുപട താളങ്ങളിൽ മുളമുട്ടുന്ന ഒരു പ്രതിരൂപങ്ങൾ ആരറിയാൻ? ശിഥിലമാണ് തുക്ക, ശിഥിലമാണ് വാക്കും വഴികളും നീ കണ്ട പേക്കിനാവിലെ അപരരൂപങ്ങൾ. ഇത് ഭ്രാന്തിന്റെ വഴിയെങ്കിൽ നീ അതിലെ തുഴയുക. വരികൾക്കും വിഹായസിനും അപ്പുറം വിശപ്പിന്റെ ഒടുങ്ങാത്ത നോവിനെ തോളിലേറ്റിക്കൊണ്ട് കാഴ്ചമിങ്ങിയ കണ്ണുകൾ കാണാത്ത കുഴികളിൽ പൂർവികരെ തിരയും പോലെ ആക്രോശങ്ങൾ ഒടുങ്ങാത്ത തെരുവിലെ നഷ്ടഭാഷയെ തിരിച്ചെടുക്കുവാനായി. The English word, tukara, you have no madness. You went to sleep with night butterflies, not in the essence of Vedas, but in the roots of agony. You went to sleep with night butterflies, not in the essence of Vedas, but in the roots of agony. Through the platitudes of the streets of sacrifice, when eyes hunt the legends of those dreaded deceivers from the gullies which emanate from the cacophony of bricks, someone hailed, "You are mad!" Looking at the unbroken stream of butterflies, your song, the unknown corpse that slept by the roadside. Today, this wind, no, the crowd drained out of all energy, coveted. The magic flames you showed by looking at the dark clouds, the tears you shed looking at those bodies in funeral pyres, are today just bubbles in the ocean of mind. How much small coins do I need to sell my herd of sheep? In which tied corner of my cloth can I save these begged grains? Interests, greed, the deep sleep of the lover woken up after a half sleep, grip tightened fear of state treasuries, oblivion seeping in death rush, unflinching water
that pours out of iota, the tent woven of ripened leaves, which of the above is your meaning? Which of the above and its others are metaphors of madness? These cantiums thrust on the thighs of a pandit who never crouched his legs on the dung-sodden ground. Someone has thrust the same cantium in your head. Tuka, when those invalid children reach the doorsteps of your fort with slimy feet of the snail, as refugee seekers who didn't offer the last rites on the quadrilateral chessboard resonate the thumping of drums. He is mad. Who is saying that again? The only memory of the street is that of those who returned after offering a bunch of flowers on those memorials where people part their ways. Every night lasts like the wailing of many whiplashes. Every night lasts like the wailing of many whiplashes. When your trumping sent in the ears of the deaf, and your sound submerges there in the dungeons, rise counter faces unknown. Just fragments, Tuka, just fragments, words and your paths like those unknown you saw in your nightmares. If this is the path of madness, sail, O Tuka, just sail. Beyond words and firmaments, by dragging the pain of hunger, with eyes blackened in deep depths like searching ancestors on the street, where whirring sounds never cease in search of a lost language. Two small poems I'll read in English. Ayodhya. In those days we believed the wind that sweeps through the fields of wheat and cotton plants knew the names of the earth, its metaphors. In those days we believed the wind that sweeps through the fields of wheat and cotton plants knew the name of this earth, its metaphors. At the end of every chariot race, in the pits of endless pile of bones, we buried our sorrows. At the end of every chariot race, in the pits of endless pile of bones, we buried our sorrows. When the pile of stones assembled over stones, when scripts became visible over the forts, those who sang with the same voice disappeared without any trace of them, without knowing each other as the other. Along the sun that glides over domes, we created the language of loss, destruction, blood. Along the sun that glides over domes, we created the language of loss, destruction, and blood. Nobody ever lived here. Nobody should live. This is in brackets. When I look at this partition field, you and I, what disguised bodies we are having. When I look at this partition field, you and I, what disguised bodies we have. By which name can we call them? By which soil can we create the castle made of clay for our Savior? By which name can we call them? By which soil can we create the castle made of clay for our Savior? Very good. Thank you. The next point, just 4 lines only. I'll recite in Malayalam, then in English. It's titled Shunyata. ഒന്നുമില്ല താഴിടും മുമ്പ് താഴിയോലകളൊന്ന് മറിച്ചു നോക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ഒന്നുമില്ല താഴിടും മുമ്പ് താഴിയോലകളൊന്ന് മറിച്ചു നോക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. Nothing. Before you latch the door, just browse through the archives. Nothing. Before you latch the door, just browse through the archives. Thank you very much. बहुत धन्यवाद पी कृष्णानुनी जी। और अब हम आमंत्रित करेंगे नेपाली के रचनाकार जे.के. बराई साहब को। आप नेपाली के कवि, अनुवादक और लेखक हैं। कविता के साथ आप आलोचना के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। आपने नेपाली संगीतकारों पर भी काफी काम किया है। आपने नेपाली कैसे सीखें विषय पर एक पुस्तक
लिखी है, बहुत ही आदर के साथ जी के बराली से। Excuse me, I just want to felicitate him. Very good. हम लोग केवल सम्मेलन से हैं। We are here since 1959 and recognized by Sahitya Akademi also. He is one of the members. सौभाग्य है हमारा। बहुत बढ़िया। आप सबको नमस्कार और साहित्य अकादमी को मुझे इस कार्यक्रम में निमंत्रण करने के लिए मैं साहित्य अकादमी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरा मातृभाषा नेपाली, जिसको 1992 में संविधान के 8वीं अनुसूची में स्थान मिला था और साहित्य अकादमी ने तो 1975 से इस भाषा के विकास के लिए काम करते आ रहे हैं। तो मैं अपने मातृभाषा में एक कविता पाठ करता हूँ, उसके बाद 2 कविता हिंदी में पाठ करता हूँ। कविता का शीर्षक है फुल्नै नपाएका विश्वासहरू। भिडमा एउटा अपरिचित मान्छे जस्तो सोध्नै पर्नेले सोध्नै भुलेका, खोज्न पर्नेले खोज्नै भुलेका, कसम खाएर निर्मोहीले चटक्क बिर्सेका, अवहेलित, उत्पीडित अनि उपेक्षित छ कुनै एक कुनामा एउटा दुनिया छ चियाबारीको। भिडमा एउटा अपरिचित मान्छे जस्तो सोध्न पर्नेले सोध्नै भुलेका, खोज्न पर्नेले खोज्नै भुलेका, कसम खाएर निर्मोहीले चटक्क बिर्सेका, अवहेलित, उपेक्षित, उत्पीडित कुनै एक कुनामा एउटा दुनिया छ चियाबारीको। ग्रहण लागेर एकाम्मै छन् दिनरात, शोषणले मुर्झाएका छन् सयपत्री र बाबरी। ग्रहण लागेर एकाम्मै छन् दिनरात, शोषणले मुर्झाएका छन् सयपत्री र बाबरी। तर झिनो आशा लिएर खै के पर्खेर ठुलो ठुलो अनुहारहरू फर्काउँछन् पूर्वतिर। तर झिनो आशा लिएर खै के पर्खेर ठुलो ठुलो अनुहारहरू फर्काउँछन् पूर्वतिर। प्रतीक्षा अझै थाकेका छैनन् जस्तो, पर्खाइहरू अझै डोलाएका छैनन् जस्तो, आफ्नै हत्केलाभरि थापेका आफ्नै पसिनाका थोपाहरू कहाँ चुहन्छन् थाहा हुँदैन। प्रतीक्षाहरू अझै थाकेका छैनन् जस्तो, पर्खाइहरू अझै डोलाएका छैनन् जस्तो, आफ्नै हत्केलाभरि थापेका आफ्नै पसिनाका थोपाहरू कहाँ चुहन्छन् थाहा हुँदैन। कहिले एक तमासको भिड सलबलाउँछ यहाँ, हतार दुखुदछ, उत्सुकता उफ्रिँदै नाच्छ। साइनो केलाउनेहरू रकरकी गाउँभित्र पस्छन्, 2 दिन मेला लाग्छ, आश्वासनका पण्डालहरूमा बन्दकी राखिन्छ सपनाहरू। कहिले एक तमासको भिड सलबलाउँछ यहाँ, हतार दुखुछ, उत्सुकता उफ्रिँदै नाच्छ। साइनो केलाउनेहरू रकरकी गाउँभित्र पस्छन्, 2 दिन मेला लाग्छ, आश्वासनका पण्डालहरूमा बन्दकी राखिन्छ सपनाहरू। कागजकै फुलहरू छरिन्छन् बाटैभरि, तर विश्वास कस्तो रातभरि बसन्त मगमगाउँछ। वैश नचढेको वैशाखमा पनि यो कस्तो नसा रमझम। हात्ती छामेको अन्धविश्वास देख्दैमा यो कस्तो आफ्नोपन। फेरि दिन ढल्केर भोलि हुन्छ, सखारै उठेर हिँडिसकेको हुन्छ हिजो मात्र पिँढीमा बास माग्ने पथिक। फेरि दिन ढल्केर भोलि हुन्छ, सखारै उठेर हिँडिसकेको हुन्छ हिजो मात्र बास माग्ने पथिक। फेरि त्यहाँबाट फर्किसकेको हुन्छ। फेरि त्यही झिझोलाग्दो पूर्ववत स्थिति, उराट लाग्दो क्षणको निरन्तरता। फेरि त्यही दुखाइ र भोगाइहरू। फेरि त्यही झिझोलाग्दो पूर्ववत स्थिति, उराट लाग्दो क्षणको निरन्तरता। फेरि त्यही दुखाइ र भोगाइहरू। धेरै भयो यहाँ सपना बलात्कृत भएको, धेरै भयो आकाशलाई कोइरोले ढाकेको। रुन्छन् चिसो चुलो रातभरि बजार र खल्तीबीचको दूरत्वमा बसेर, अनिदो रात बिताउँदै, एकमुठी श्वास कतै पैँचो माग्दै, भूगोलको एउटा सानो टुक्रा मकिएको वैशाखीमा जिन्दगी घस्रिरहेछ। रुन्छन् चिसो चुलो रातभरि बजार र खल्तीबीचको दूरत्वमा बसेर, अनिदो रात बिताउँदै, एकमुठी श्वास कतै पैँचो माग्दै, भूगोलको यो एउटा सानो टुक्रा मकिएको वैशाखीमा जिन्दगी घसारिरहेछ। तातो हावा भरिएका माथि माथि उडिरहेका बेलुनहरूका तैछाड मैछाड हेर्छन् गाउँका लालाबालाहरू कुनै पर्वको रमिता ठानेर। तातो हावा भरिएका
माथि माथि उडिरहेका बेलुनहरूका दैछाड दैछाड हेर्छन् गाउँका लाना बालाहरू कुनै पर्वको रमिता ठानेर। अब मैं हिंदी का 2 कविता पाठ करता हूँ। कविता का शीर्षक है बालू का कैनवस। एक बीमार बस्ती में कुछ ढूंढने में व्यस्त बौखलाहट है। एक बीमार बस्ती में कुछ ढूंढने में व्यस्त बौखलाहट है। अशक्त वर्तमान के छाती में पूर्वजों का तकमा लटका के बैसाखी के भरोसे कोई खड़ा है। अशक्त वर्तमान के छाती में पूर्वजों का तकमा लटका के बैसाखी के भरोसे कोई खड़ा है। उधार में लिया गया साहस हाँफते हाँफते दिखाते, अतीत के पर्दे से चेहरा निकालते हुए एक विकलांग आदमी, एक अपाहिज आदमी, एक नपुंसक आदमी लड़ने के लिए उतावला है। उधार में लिया गया साहस हाँफते हाँफते दिखाते, अतीत के पर्दे से चेहरा निकालते हुए एक विकलांग आदमी, एक अपाहिज आदमी, एक नपुंसक आदमी लड़ने के लिए उतावला है। टूटे हुए हाथ में जंग से ढकी पुरानी हथियार के नोक से बालू के कैनवस में उगते हुए सूरज का चित्र खींच रहे हैं। टूटे हुए हाथ से जंग से ढकी पुरानी हथियार के नोक से बालू के कैनवस में उगते हुए सूरज का चित्र खींच रहे हैं। किसी म्यूजियम के उठाए गए कवच से बदन ढककर युद्ध का घोषणा कर रहा है। किसी म्यूजियम से उठाए गए कवच से बदन ढककर युद्ध का घोषणा कर रहा है। अब मैं दूसरा हिंदी का कविता पाठ कर रहा हूं। भ्रमित आदमी। रास्ते में चलते चलते आज के आदमी अपने आप भ्रमित है, अपने आप द्विविधा में है, अपने आप असमझ में है। रास्ते में चलते चलते आज के आदमी अपने आप भ्रमित है, अपने आप द्विविधा में है, अपने आप असमझ में है। मानो वो अंधों के देश में है, मानो वो बहरों के भीड़ में है। मानो वो अंधों के देश में है, मानो वो बहरों के भीड़ में है। दीवारों पर चिपकाए गए एक ही पोस्टर की हजारों प्रति देखते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। दीवारों पर चिपकाए गए एक ही पोस्टर के हजारों प्रति देखते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। एक ख्याल ये भी आता है कि पोस्टरों में बिखरे हुए हरफों के साथ उसका कोई संबंध तो नहीं है। एक ख्याल ये भी आता है कि पोस्टरों में बिखरे हुए हरफों के साथ उसका कोई संबंध तो नहीं, कहीं छिपा तो नहीं इन हरफों में उसका सपने और भविष्य, कहीं छिपा तो नहीं इन हरफों में उसका सपने और भविष्य, कुछ समझ में नहीं आता। और अब अंधे का आगे बढ़ने का एहसास साथ में लेकर घर वापस आता है। अब अंधे का आगे बढ़ने का साहस साथ में लेके घर वापस आता है। और वोट भी डालना है, जल्दी जल्दी कल फिर लाइन में खड़े हो जाते हैं। कल वोट भी डालना है, जल्दी जल्दी कल फिर लाइन में खड़े हो जाते हैं। धन्यवाद। अब मैं उड़िया भाषा के प्रख्यात रचनाकार विराज महापात्रा को आमंत्रित करूंगा। आपकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर प्रकाशित होती रहती हैं। आपने अनेक संगोष्ठियों और सम्मेलनों में सहभागिता की है। आप पेशे से वकील हैं और मैं आमंत्रित करूंगा विराज महापात्र जी को रचना पाठ। Esteemed Chairperson and Moderator. Okay. Esteemed Chairperson and Moderator, thank you so much for giving me this opportunity. First, let's start it with Odia, my mother tongue. Titled, Jaha Mu Kahibi. What I wish to speak. गछरु पत्र झड़ी जीवार डर तुम ठिकाना लिखा चिठीटी एवं भी साइति रखी संतर्पण छाती को पथर कली ता भितर गुंफा कली सेठी लुचई देली तमर से चिठी जेउठु आम दूरता भितरी पहाड़ थिला पर्वत थिला लुह होई नई सब बहुथिले समुद्र आड़कू
पवन ढेउ को दिने निवेदन करी पवन मु चुमाटिए दे मो प्रियार जीभरे ताकू लटकई दे से जीभ जेते बेले अधर को ओदा करूथिबो सेते सेते प्रिया मोर मते हेजुथिबो एमिति घटना दिने सतरे देखिली निर्वासित कली मोर संभाळुआपण सबासने साधनारे तुमको छुईली बोली नुआ नुआ प्रजापति देह मुनाइली और डेणा सारा तुम छवि धरी मोड़िली ये कौन मु देखिली चारिपटे सौंदर्यर ढेउ तथापि भी मन मरीगला लागिला जेमिति तमे मो बाबदे किछि जानि ना ताहा भी कहिबा पाई केबे मुही साहस करिनी इट्स रेडिशन इन इंग्लिश in expression. I hope it makes better sense. Unable to mail in thy destination, I have kept with me the letter that lives like a linnet to the leaf. I preserved it in the vacant vault of my heart. I could see between you and me a colossal chasm of many miles amidst mountains and fountains streaming to the sea. I appealed to the airy waves to carry my kiss and paste it to your tongue. And when you lick your lips, you paste my kiss on thy nimble lips, remembering my efforts of love. And when that fruition, I submitted myself to a sail of solitude with prolonged penance and penitence, as a caterpillar was destined to die in the garden of your tender touch. The enduring dream decked on my wings, with the beauty of Eubia, a butterfly of my soul was to burn. In the garden, I gathered the bounteous beauties of the earth, but I was pained. I felt that I was a muse that you were not aware of. And so were you to explore what I could not dare to. Thank you. This is one and another small poem for me to add. This is close to my heart because I work on environment. I'm a lawyer basically. Yeah, great. So let's go to forest. This title is Let's Go to Forest. Hey, let's go to forest to discover lions, tigers, elephants, bears and other beasts and many reptiles from lizard to king cobras. They will hide themselves in the bushes and berate us saying, bloody civilized our ancient enemies have come. The human beasts one day had sowed the seeds of civilizational contempt. Sorry, I read it once again. The human beasts one day had sowed the seeds of civilization amongst themselves, frightened and terrified the animals who fought the human beasts and lust. Leaving the abode from tree houses, the human beasts sheltered themselves in caves and evolved the science of making house from wooden walls to concrete ones to reach the added doors and windows and hearth to cook. The fire from within started to burn in secured places where in the fun of dark man and woman dreamt of a child's cry. Humans increased, killed animals, and enslaved some of them for their own use, destroyed trees with greed, grabbed their land, where civilization blossomed in palaces, colonies, markets, and schools. Gradually, woods started to move far from them. Artists and children imagined the pictures in their drawing books of animals and forests on the canvases, as once their abode is today very, very far. Let us go to the forest.
let us go to forest with camera to capture our old friends on the lens. Thank you. Thank बहुत you. बहुत धन्यवाद। और अब मैं पंजाबी की रचनाकार कुलदीप पाहवा जी को आमंत्रित करूंगा। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के SGTV खालसा कॉलेज से सेवानिवृत्त हैं। अब तक आपकी लगभग 13 पुस्तकें प्रकाशित हैं। कविता और गायन में आपकी रुचि है और आप कुलदीप के नाम से लिंग रहित पहचान के साथ कविताएं लिखती हैं। बहुत ही आदर के साथ कुलदीप पाहवा। धन्यवाद। ऑनरेबल चेयर मैडम वर्षा दास जी, अनुपम जी और मेरे एनलाइटेड सारे को पार्टिसिपेंट्स और बहुत ही ज़हीन ऑडियंस, मैं बिना किसी भूमिका के, जैसा कि तय है, अपना साहित्य अकादमी को धन्यवाद करती हूँ। मैं अपनी पहली कविता पंजाबी में पेश कर रही हूँ। कविता है आवाहन। इसमें कविता को ही मैंने संबोधित किया है। कविता ने सोहनी ये मस्ती विचा कोई राग मन विच बसा, हौली हौली कोई गीत गा ते खुश आमद हुई पालै पार। गहर गंभीरे आनंदित हो ऊपर तू ब्रह्मांड निहार, लिव लीन हो फिर मुस्का, कुदरत दी लीला तू वारे वारे जा ते फिर कादर दे तू कर दीदार। बर्फीले पहाड़ां नाल अख लिशका, झरनियां दी चाल नाल ताल रला, भाग धार दी नदी वहा ते फिर लहर लहर हो बन जल तार। सूहे सूरज दा तेज समोके दग दग नूरी रूह लिशका, रात सियाही दी काली चादर रजत रिशम नल तू रुशना ते फिर अंबरां विच नूर खिलार। नीवियां पाके धरत निहार, जंगली बेली बन हरियावल बनस्पति दे पा गल हार। फुल्लां दी खुशबुई महक तू खार नाल भी कर ले प्यार ते अणडिठे दी वेख नुहार। सागरा कंढे टिकटिकी ला, नीले पानियां दा कज्जल सजा, दिस हद्दे तक, दिस अदा होराइजन, दिस हद्दे तक नीजा लाके मन अंतर विच पा टिका ते रूह अपनी कर ले सरशार। सांभ कोई आमद हो रही, सांभ कोई आमद हो रही। कुछ छोटी छोटी कविताएं मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। उसमें थोड़ा बहुत सारी लिखी हुई थी, उनमें ढूंढने में मैंने बहुत सारी पेस्ट कर दी चीज़ें, मैंने गडबड कर दी चीज़ें, तो इसलिए मुझे हाँ जी नहीं, पर एक कविता मैंने रिसेंटली लिखी है, मेरे नए काव्य संग्रह में आ रही है। जरूरी है, बहुत जरूरी है एकांत जीने के लिए, पर उससे भी ज्यादा हमारे होने के लिए। जरूरी है अकेले रहकर आगे के इंतजार और पीछे की पुकार को साक्षी भाव से देखना। धरातल की सीढ़ी पे चढ़, धरातल पे टिकी सीढ़ी पे चढ़ ऊंचाइयों तक जाना। रातों को जुगनुओं की टिमटिमाहट में अंधेरे संग दोस्ती का हाथ मिलाना। इरादों के ईमान से मौकों को अनदेखा कर सहज सत्य को महसूस कर पाना। बाहरी भीड़ को पीछे धकेल अपनी ही गहराइयों पे उतरते जाना। हर नई तैयारी के लिए सभी से जुड़े रहकर भी, हर नई तैयारी के लिए सभी से जुड़े रहकर भी एक नन्हा सा एकांत बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि मौसम बसंत का चल रहा है, तो मुझे लगा
कि मैं थोड़ी सी बसंत के बारे में बात कर लूं कि मेरा बसंत क्या है। मेरा है ये बसंत, वैसे तो सबके अपने अपने बसंत होते हैं ना, सो ये मेरा बसंत है। उदासियों में छिपी मेरी स्माइल उस पे मत जाइएगा, ये कविता सच्ची है। उदासियों में छिपी स्मृतियों की झांक, उदासियों में छिपी स्मृतियों की झांक, पिछल हवा सन उड़ के आती याद, अंजुलि भर तृप्ति का एहसास। नीले अंबर से झरता अमृत, बावरा मन पी लेता जी लेता, कुदरत की रंगीली छटा झनझनाहट बन उतर जाती अंतरीव में। सौम्य धूप का कोसा एहसास, रंग तरंग उमंग का बसंत मेरा। क्या बात। मीठी रुत का कोयल गान, फूलों में बसता रंग, फैलती गंध, बागों का फूलना, कलियों का महकना, हवा का बसंती नाच, महक उठता रूह में एहसास। ताल नदी किनारे खड़े जर्जर वृक्ष, रोकते बहुत मना करते। ताल नदी किनारे खड़े जर्जर वृक्ष, रोकते बहुत मना करते, पर गुनगुनाती हुई काव्यमयी हुई ने संजो के रखा जो स्वप्न सा उत्सव मन में, बहार में लिखी प्रेम कथा। संजो के रखा जो स्वप्न सा उत्सव मन में, बहार में लिखी प्रेम कथा का वो ही अंग संग मेरे, हरदम साथ रहता बसंत मेरा, बसंत मेरा। छोटी सी कविता अगर इजाजत हो, ये मेरे बहुत पुरानी है पर मेरे दिल के बहुत करीब है। कविता है मेरा घर। मैं जिप्सी, मैं खाना बदोश, अपने खाने को बदोश लिए हर सू ले जाती हूँ। बदोश लिए कंधे पे लिए, मैं जिप्सी मैं खाना बदोश, अपने खाने को बदोश लिए हर सू ले जाती हूँ। बाबुल के अंगने से, दीनों की देहरी से, हॉस्टल के कमरे से, पति के माल गोदाम से, हॉस्टल के कमरे से, पति के माल गोदाम से, अपने घर को कंधों पे लिए खोज लिया है, जान लिया है, पा लिया है। जहां मैं हूँ वही घर है मेरा। बहुत आभार कुलदीप बाबा जी। अब मैं राजस्थानी और हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार दिनेश चारण को आमंत्रित करूंगा। आपकी रचनाएं विभिन्न प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर प्रकाशित होती हैं, जिसमें कविता, कहानी और लेख आपकी रुचि के विषय हैं। आपकी कुछ प्रमुख प्रकाशित कृतियां हैं उजालो, बारडे, सुपाछो, नी मुरझावे, ये राजस्थानी में, रात की सिम्फनी, बिजी का कथालोक, ये आलोचना की पुस्तकें। वर्तमान में आप राजस्थान साहित्य अकादमी की बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका मधुमती के संपादक हैं अभी, और संप्रति आप दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज में असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के पद पर कार्यरत। बहुत ही आदर के साथ दिनेश चारण। शुक्रिया अनुपम जी, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और साहित्य अकादमी का आभार कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मैं अपनी मातृभाषा राजस्थानी में एक कविता पढ़ूंगा, उसके बाद कुछ अनुवाद पढ़ूंगा। पहली कविता है मेरी राजस्थानी में। महे प्रेम करियो मरुधर ने, मैं प्रेम करियो मरुधर ने, उनवे रेत मारे कारजे बसे सांची कांची। मरुधर रेत और मारी तिरस एक जेड़ी है, मरुधर रेत और मारी तिरस एक जेड़ी है, कदे ही नहीं मिटे। जिन दिन मिट जावेला उन दिन मैं नहीं रहूंगा, और मरुधर मरुधर ही रहेगा, सब अलोप वे जावेला। मैंने प्रेम किया मरुधर से, मैंने प्रेम किया मरुधर से, उसकी रेत मेरे कलेजे बसी हैं सच्ची कच्ची। मरुधर की रेत और मेरी प्यास एक जैसी है, कभी नहीं मिटती। जिस दिन मिट जाएगी उस दिन मैं नहीं रहूंगा, और मरुधर मरुधर नहीं रहेगा, सब अलोप हो जाएगा।
अगला अनुवाद राजस्थानी से हिंदी में है कि जब कुछ नहीं बचेगा, जब कुछ नहीं बचेगा और तुम रोओगे तो अपनी मातृभाषा के सिवा तुम्हें कोई भाषा रोने नहीं देगी। जब कुछ नहीं बचेगा और तुम रोओगे तो अपनी मातृभाषा के सिवा तुम्हें कोई भाषा रोने नहीं देगी। हो सके तो बचा लेना अपनी माँ भाषा को, हो सके तो बचा लेना अपनी माँ भाषा को, जो खुशी में भी तुम्हारे साथ रहे। हम गुनहगार ठहरा दिए जाएंगे आने वाली पीढ़ियों द्वारा, हम गुनहगार ठहरा दिए जाएंगे आने वाली पीढ़ियों द्वारा कि हम नहीं सहेज सके अपने पुरखों की भाषा, अपनी माँ भाषा। दुनिया में कहाँ बनी कोई भाषा, दुनिया में कहाँ बनी कोई भाषा आंसू के अनुवाद के लिए, दुनिया में कहाँ बनी कोई भाषा आंसू के अनुवाद के लिए। कितना बेस्वाद होता होगा तब आंसू का नमक, कितना बेस्वाद होता होगा तब आंसू का नमक। पीड़ा कब पहुँचती होगी अर्जित भाषा में यथारूप, पीड़ा कब पहुँचती होगी अर्जित भाषा में यथारूप। एक ऐसे रुदन की भविष्यवाणी करते हुए अदने कवि को तुच्छ मान लेने में सहजता है, जिस रुदन का ठीक ठीक इतिहास की दर्ज नहीं होगा कहीं। अब जब भी रोना तो करना महसूस की, अब जब भी रोना तो करना महसूस की। हर रुदन में एक सबसे नन्ही बूंद तुम्हारी खोती हुई मातृभाषा का शोक भी लिखने लगी है। अब जब भी रोना तो करना महसूस की, हर रुदन में एक सबसे नन्ही बूंद तुम्हारी खोती हुई मातृभाषा का शोक गीत लिखने लगी है। जब कुछ नहीं बचेगा और तुम रोओगे तो अपनी मातृभाषा के सिवा तुम्हें कोई भाषा रोने नहीं देगी। एक कविता है, इसका अनुवाद। उन्होंने चिंता की पर्यावरण को बचाने की, वातानुकूलित कमरों में बैठकर। उन्होंने चिंता की पर्यावरण को बचाने की, वातानुकूलित कमरों में बैठकर, बोतल बंद पानी पीकर। तब तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक परमाणु ओजोन के 1 लाख अणुओं को खत्म कर चुका होता है। एक किसान की फसल सूख गई होती है। उन्होंने चिंता की जीव जंतुओं को बचाने की, उन्होंने चिंता की जीव जंतुओं को बचाने की, जिनके बैठक के कमरे की शोभा बढ़ा रहे थे हाथी दांत पर नक्काशी किए गुलदस्ते, जिनके बैठक के कमरे की शोभा बढ़ा रहे थे हाथी दांत पर नक्काशी किए गुलदस्ते। दीवार पर लटकन मरी बाघ की खाल और हिरन के सींग, एक्वेरियम की रंग बिरंगी मछलियां और समृद्धि लाता कछुआ। बरामदे के पिंजरे में चहचहा रही थी रंग बिरंगी चिड़िया और तोता, बरामदे के पिंजरे में चहचहा रही थी रंग बिरंगी चिड़िया और तोता। वे मुक्ति की बात कर रहे थे जिन्होंने पिंजरा अपने पास रख रखा था, वे मुक्ति की बात कर रहे थे जिन्होंने पिंजरा अपने पास रख रखा था। खैर, ये धरती बची रह जाएगी तुम्हारी चिंताओं के बिना। एक अंतिम कविता पढ़ के मैं समाप्त करता हूँ। सारी दुनिया भटक लेने के बाद, सारी दुनिया भटक लेने के बाद फिर लौट आता हूँ गाँव। मेरी जड़ें हरी रहे, मेरे एहसास जिंदा रहे, फिर लौट आता हूँ गाँव। जहाँ देख सकूं रात का चांद, महसूस कर सकूं सुबह की गुनगुनी धूप, सुन सकूं हवाओं का नाद, इसलिए फिर लौट आता हूँ गाँव। सुबह उठकर पक्षियों को चुग्गा डालना, सुबह उठकर पक्षियों को चुग्गा डालना, अपनी रोटी से पहले कुत्तों के लिए रोटी निकालना, प्याऊ में पानी भरना ताकि कोई अनजान राहगीर प्यासा न रहे, मांगने आए उसे खाली नहीं भेजना। यह धर्म और शास्त्र का डर नहीं है, यह धर्म और शास्त्र का डर नहीं है, ये संस्कृति है मेरे गांव की, ये प्रेम है मेरे गांव का, जिसके बदले कुछ नहीं चाहिए, जिसके बदले कुछ नहीं चाहिए। गांव मात्र जगह नहीं है, गांव मात्र जगह नहीं है, पीढ़ियों का विश्वास है। गांव मात्र जगह नहीं है, पीढ़ियों का विश्वास है, जहाँ सारी नेकियां, सारी इबादतें महफूज रखती हैं आदमी को एक भरोसे के साथ।
और अब मैं संस्कृत के युवा विद्वान और कवि ऋषिराज पाठक जी को आमंत्रित करूंगा। आपने गुरुमुख परंपरा से वेदों की प्रचलित संहिताओं के सस्वर पाठ तथा सामगान का प्रशिक्षण प्राप्त किया। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्वर्ण पदक के साथ संस्कृत में कला निष्णात यानी MA की परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के भी संगीत शिरोमणि उपाधि से अलंकृत हैं। आप संस्कृत के अलावा हिंदी तथा ब्रज भाषा में भी रचनात्मक लेखन करते हैं। आपको अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हैं, जिनमें साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार शामिल है। संप्रति आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में सहायक आचार्य के पद पर कार्य कर रहे हैं। बहुत ही आदर के साथ ऋषिराज पाठक। बहुत धन्यवाद इस परिचय के लिए। सभा की गरिमामय उपस्थिति को विनम्र प्रणाम करते हुए मैं संस्कृत से अपनी कविता प्रारंभ करता हूँ। यह श्लोक मैंने यहीं बैठकर लिखा है और सामवेद में एक पंक्ति आती है। मैं सामवेद का विद्यार्थी हूँ। सामवेद में पंक्ति आती है, गावो विश्वस्य मातरः। इसका हिंदी में अर्थ होगा कि गौएं विश्व की माताएं हैं। सवाल ये है कि इसका केवल यही अर्थ है? निरुक्त के अनुसार और हमारे ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार इसके 5 अर्थ हैं। पहला अर्थ है कि पृथ्वी हमारी माता है। दूसरा अर्थ है सूर्य की किरणें हमारी माताएं हैं। तीसरा अर्थ है हमारी इंद्रियां हमारी माताएं हैं। चौथा अर्थ है हमारी भाषाएं बोलियां हमारी माताएं हैं। और 5वां अर्थ है गौएं जिनका हम दूध पिया करते हैं वे हमारी माताएं हैं। तो इन 5 अर्थों को ध्यान में रखते हुए उनके प्रति एक नमस्कार का भाव प्रस्तुत है इस पद्य के द्वारा। ये 5 अर्थ व्यंजित हैं। वंदनीयास्तथा पूज्याः समैः स्वार्थरतैरपि रक्षणीयाः प्रसादाय गावो विश्वस्य मातरः। कि हम स्वार्थ में रत हैं तो भी हम निस्वार्थ होने की बात नहीं कर रहे हैं। हम सभी स्वार्थी भी हो जाएं तो भी हमें इन गवों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये 5 हमारे जीवन के लिए परम आवश्यक है और इससे हमारी प्रसन्नता बढ़ेगी। नारी सशक्तिकरण का युग है। इस अवसर पर मैं नारी का जो प्राचीनतम प्रणम्य रूप है दुर्गा, उसके 9 रूपों में उसके संपूर्ण रूपों की कल्पना करके एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें 9 रस भी अभिव्यक्त होते हैं और संपूर्ण प्रतीकों में आप नारी सशक्तिकरण का परिपूर्ण रूप देख सकते हैं। जयति जगदघहारिणी भयवारिणी भवतारिणी अचर चर परिपालिनी वरदायिनी शुभकारिणी। जयति दुर्गे तनुजनाशिनी सुकृतवासिनी मधुरभाषिणी। जयति जगदघहारिणी भयवारिणी भवतारिणी। वसंत ऋतु के स्वागत करते समय कफ का सौंदर्य मेरे कंठ को प्रभावित कर रहा है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पहली जो माता है वो है शैलपुत्री। उनकी स्तुति है, शैलराजस्य तनया शूलिनी वृषवाहना अर्धेन्दु शेखरा वीर रसस्नाता समुज्ज्वला। भाषा सरल है, अनुवाद की आवश्यकता नहीं लगती। दूसरी है ब्रह्मचारिणी, कारुण्य हृदया वंद्या कृत होमा स्थिरासना अक्षमालाकरा दिव्या धीतिनी ब्रह्मचारिणी। ये अध्ययनशील प्रवृत्ति को सूचित करती है और शैलराज की जो पुत्री है वो दृढ़ता को बताती है, बलशालिता को बताती है। तीसरी है चंद्रघंटा, चंद्राकार पुणत घंटा नागरक्षो विनाशिनी शार्दूल वाहना देवी चंद्रघंटा धूता मता। वो चंद्रमा और जो घंटा है जो हमेशा नाद करता रहता है, उसके आंदोलन को, संघर्ष के आंदोलन को और सौम्यता को सूचित करता है। चौथा रूप है कूष्मांडा। कूष्मा शब्द का जो अर्थ है वो है संसार, और संसार जो है वो बीभत्स देता है अंततः, क्योंकि संसार की जो अंतिम परिणति है वो है
वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था से अंततः वैराग्य, शोक, इन सब की उत्पत्ति होती है। तो ये बीभत्स का प्रतीक माना जाएगा। कूष्मा यदंडे कूष्मांगा सा बीभत्स स्वरूपिणी शार्दूल वाहना देवी जगद्धात्री वरप्रदा। पांचवा रूप है वात्सल्य का, जगन माता, स्कंद माता, वत्सला, करुणाकरा, दिव्यवासा, शुभ्रहासा, सुवासा, सिंहवासना, वाहना। छठा है कात्यायनी, कात्यायनर्ष निलये सुता प्रादुरभून्मता, कात्यायनी रौद्र रूपा प्रखरा सिंहवाहिनी, ये रौद्र रूप है। और सातवां है कालरात्रि, भयानक रूप, क्रूरा, घोरा, रात्रि रूपा, कालस्यापि विनाशिका, खरासना, कृष्णवर्णा, कालरात्रि भयंकरी। जो काली माता है वो किसी भी पुरुषत्व पर भारी है। तो नारी सशक्तिकरण की जो आवाज है वो वस्तुतः प्राचीन समय में दुर्गा माता के माध्यम से देखी जा सकती है। और अष्टम जो रूप है शुभ्रवर्णा, महागौरी, नंदिता, नंदिवाहना, अनिंद्य रूप संपत्ति, श्रृंगार प्रियताम गता, परम सुंदरी रूप है उनका। और अंतिम जो रूप है सिद्धिदात्री, मोक्ष को प्रदान करने वाला, मोक्षदात्री, सिद्धिदात्री, दांता, कांतिमती धृति, पद्मासना, पद्मफुल्ला, शांतिदा, शांति रूपिणी। अब आपकी आज्ञा हो तो मैं एक छोटी सी कविता ब्रज भाषा में सुना सकते हैं, हिंदी का ही रूप है। शीर्षक है माने नाही। वात्सल्य, भगवान श्री राम जी का वात्सल्य प्रायः चित्रित नहीं हुआ है, कृष्ण जी के वात्सल्य से ही इतिश्री मानी जाती है, तो इसमें राम जी का वात्सल्य है। राग देश, तीन ताल। माने नाही रघुबर दशरथ लाल, माने नाही रघुबर दशरथ लाल, माटी खावत मुख लिपटावत, माटी खावत मुख लिपटावत, निरखत शिशुमुख मात निहाल, माने नाही रघुबर दशरथ लाल। द्वे दंतनि हंसी ससी कर बिखरत, द्वे दंतनि हंसी ससी कर बिखरत, सरकत घुटुरुनी चंचल बाल, सरकत घुटुरुनी चंचल बाल, माने नाही रघुबर दशरथ लाल। कर कंगन पग पैजनी सोहत, श्रुति कुंडल उर मणिमय माल, माने नहीं रघुबर दशरथ लाल। इसका अंतिम स्पर्श है रवि कुल किरण हरहु ऋषि अघतम। ऋषि शब्द को ऋषि अपभ्रंश में ब्रज में, रवि कुल किरण हरहु ऋषि अघतम, बकते करहु सुधारी मराल, बकते करहु सुधारी मराल, माने नहीं रघुबर दशरथ लाल। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद ऋषिराज पाठक जी। और अब मैं संताली भाषा के रचनाकार जितेंद्र नाथ मुर्मू जी को आमंत्रित करूंगा। आपका जन्म 16 अक्टूबर 1966 को हुआ। आप कहानीकार और कवि हैं। विभिन्न संताली पत्रिकाओं में आपकी कहानियां प्रकाशित हैं। आपकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हैं, तुमल कहनी माला जो लोक कथाओं का संग्रह है, और राजबाहा जो कहानी की पुस्तक है। आप पेशे से डॉक्टर हैं तथा CGHS दिल्ली में CMO के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आदरणीय जितेंद्र नाथ मुर्मू जी। सभी को नमस्कार। आज अंतर्जातीय भाषा दिवस में मुझे आमंत्रण दे के मैं इसका साहित्य अकादमी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ।
Actually, my Hindi is not very good, so I couldn't translate it in Hindi, my poetry. So I can just read it. Actually, one Percy in Santali, I will just recite it. I will read it out. Then later on I will summarize it. I will brief. Janam khonem haraketle, chacho reading chacho ketle, ayo am the chikele hearing me, am kolere habor kate, ayo aban hawan kiem, moko bayarudum kale me. Amte koyo, amte wiher, amte kukmu, amte sumar, hudis gyan de chalale me, ol guruwa ol chiki mena aka dili biti, champa nagar bikhol koran para, seri katharor matale, seri hotte tada male, और करे एकाल बनुआका जानम खना गुजु हबी आमगे सरेस आले लगी परसी आयो आमगे तुवादारे हेरेंगे आले आमरे किचर आमरे लक्चर आमरे बिचर शानेस न्याने लेगो कुफारे धरती जगत परसी महा गॉड जोहार आमदाहा दुलर असीस उस न्यामरेना ओनक दिसोम आम तालाते जुमी दोमा परसी आयो आमगेम दाड़ेया हर सुयते समाज अरी धर्म जाहे छिरी बिरी सामटा वाले ओका हटले ताड़ाम रोड ताले हर परसी बॉल ताले बॉल चिकी परसी महारे उना कया जहां The brief is in this language day, भाषा दिवस में, क्योंकि मैं मेरा मदर टंग को मैं नमन करता हूँ। ये जन्म से ही जो हमें बड़ा किया, जन्म से सब कुछ दिया। Everything मतलब सोने से मतलब ड्रीमिंग एवरीथिंग जब हम कोई भी लैंग्वेज जब मदर टंग के रूप में आ जाता है तो हम वी डू एवरीथिंग हम चिंता करते हैं मतलब चिंता करते हैं सोते हैं बोलते हैं एवरीथिंग हम स्टार्ट फ्रॉम मदर टंग तो ऐसी यही बात इसमें मैंने ये किया तो आशा दिवस में उसके ऊपर नमन करता हूँ। और दूसरा एक जिसका मैं हिंदी में अच्छी तरह से बोल पाऊंगा ये है हमारा हुल दिवस विद्रोह उसका याद करते हुए ये हुआ था 1857 ये 55-56 तो उसको याद करते हुए उसी टाइम एक हमने मनाए थे तो उस टाइम में लिखा था ये साल पता है कि जो जब कोई ये कि ये शिकार किया जाता है शिकार में निकलते हैं तो पहले से ही उसको ये किया जाता है मतलब वो साल का ये डाली छोटा सा टहनी वो लेके कोई एक दिन खड़ा रहेगा मेला में या हाट जो होता है उधर मार्केट होता है उसमें तो उसको पूछा जाता है कि आपके पास क्या न्यूज है वो सब न्यूज लेके तो जब वो पूछा जाता है सब लोग ये नियम है कि ऐसे पूछा जाएगा कि बात क्या है तो वो बता देगा कि इस दिन शिकार करना जाना तो वो वहाँ पे आजकल तो जंगल खत्म हो गया ये रिवाज भी खत्म होते जा रहा है लेकिन ये रिवाज काफी दिन तक हाँ अभी भी जिस साइड पे जंगल है उधर है तो वो साल गिरा लेके वहाँ तक खड़ा है तो उसको साल गिरा करते हैं तो फिर वो बताते रहेंगे सब लोग अब जो लोग सुनेगा वो लोग सब लोग जाएगा एक एक करके मैंने वहाँ से पार्टिसिपेट करें तो वैसे हुल जब हुआ था तो ऐसे ही सालगिरह पूरा डिफरेंट जगह में भेजा गया था और उसी तरह से उसका खबर गया था और उसी हिसाब से लोग आया था वहाँ
माने ये भवनाडीह में जो एकत्रित हुआ था उसी को मैसेज लेके आप सोच सकते हैं आज से 1855 माने 150 से भी ऊपर इतना दिन पहले कैसे ये अनपढ़ लोग कैसे इकट्ठा हुआ था, ये एक बात इसमें कुछ मायने रखता है। अयोध्या से एक बात, हमारा अयोध्या में शिकार होता है एवरी माने बैसाखी महीना का जो पूर्णिमा होता है उस दिन शिकार होता है। अयोध्या माने अयोध्या पहाड़ जो है पुरुलिया में, वहाँ पे शिकार होता है। ये अनडिक्लेयर्ड डे जिसमें सब लोग आता है वहाँ शिकार करने। तो आजकल शिकार कुछ मिलता नहीं, लेकिन मतलब मिलता है, रेयर मिलता है, लेकिन फिर भी आते हैं, सब इकट्ठा होता है, एक रिवाज जैसा होता है। वहाँ पे एक विचारक है, वो कुछ प्रॉब्लम अगर कोई लेके आएगा तो वहाँ पे विचार भी होता है। ये सारे कुछ ट्राइबल रिवाज के अंदर आता है। तो ये मेरा माने ये कविता है। अयोध्या सेंद्रा सुतो दिन उड़न कराची गुटेरे मिलती के आई एम जस्ट माने पहले मैं रीड करता हूँ, फिर बाद में मैं इसका मीनिंग बता दूँ। अयोध्या सेंद्रा सुतो दिन उड़न कराची गुटेरे मिलती आई सुनुम से काव ऊपरी लासे इंदो गिरे तगी कान सेंद्रा गिरे एंड हिलो के नीडर कुट उपाति चोई चलावकान ओहन आंजम देलाबन भवनाडी बन चला हाथ पातरे गिरे कोयम न्याला एखेन सारजम गिरे दो बांको बांगा बांको बाबा बांको बानाय उना तो मातकम अतना बांकते सारजम गिरे सरी सारजम गिरे भवनाडी नेल हर गादल रे बारिया सुबह होयरे तार को कना उनकिन के सिदु हरकन मैं टिपिक करते कोड़ाम पेरे कहीं हरकरा मैंने कहा कि भूल हमें सिराय मायाम बन एमले शांति निरे लगी नीतो तो रूर हटाओ कदी कमान बंदूक समंगे ये अक्सर निचये इन दो कयो थीर मोने लुकु की किया दिन मैन then ini hai main pe kaman banduk boma samang katare tingu ketai kate kinjun lei talona rengkai koren baili mato menak koge hele kwabon nodege guyabon sonor sudur samaj every day pura mayam sakate undo seta ko odok duar re jol sarjom sakam hargyur ke samang re nyurota देवरा बोना करते चेहरे से लगी थी शैतान का कपड़ा उनका जो मीनिंग है अयोध्या का जो जिस दिन शिकार होता है वो अयोध्या शिकार का जो ये दिन आ रहा है उसी टाइम में उस टाइम तो उस साइड में उस एरिया में तो बहुत ये होता है, बहुत गर्मी होता है। तो वहाँ पे जो एक करंज का जो पेड़ होता है उसका पेड़ के नीचे बैठ के मेरा धनुष तीर का मन मैं ठीक ठाक कर रहा था। तो उसी टाइम देखा कि मैं इंतजार कर रहा हूँ कब मुझे वो सार्जम गिरत कब गिरा मिलेगा, मतलब कब ये लेटर मिलेगा, इन्विटेशन कब मिलेगा, मैं शिकार करने जाऊँगा। उसी दिन ही रात में जब मैं सोने गया, सोते मैं सो गया तो सपने में देख रहा हूँ कोई मुझे बोल रहा है चलो हम भवनाडी जाएंगे, भवनाडी जाना पड़ेगा। तो सब लोग ये मैं देख रहा हूँ कि सार्जम गिरा लेके कोई खड़ा है और बोल रहा है। तो मैं जैसे ही देखा तो ये तो मेरा ड्यूटी पड़ गया कि मुझे जाना ही पड़ेगा, सब कोई जाएगा, सब लोग जाएगा। तो सब जो हम गया भवनाडी में हम देख रहे हैं दो नेता बैठा हुआ है, सब लोग देख रहा है वही दोनों है सिद्धू का। तो दोनों को देख के मुझे मेरा दिल में बहुत हौसला आया। तो वो दोनों बोल रहे हैं कि
कि आओ हम लड़ाई करेंगे। एक टाइम हम खून दिए थे शांति के लिए, आज फिर हमारा शांति छीना जा रहा है, तो हमें फिर लड़ाई करना पड़ेगा। तो जो कमान बंदूक जो सामने है, उसके सामने मेरा तीर धनुष तीर कमान छोटा पड़ गया। बहुत चिल्ला चिल्ला के मैं बोल रहा हूँ, मुझे भी बंदूक दो, मुझे भी कमान दो, मुझे भी सब कुछ दो। मैं सबके सामने खड़ा होकर लड़ाई करूँगा, लड़ाई करना चाह रहा हूँ। अभी भी तो शोषण जुलूम अत्याचार तो है अभी हमारा समाज। हम बनाएंगे नया समाज। तब सुबह हो गया, मेरा नींद टूट गया, तो भोर हो रखा है। मैं घर से निकला, निकलते ही देखा 2 साल का पत्ता गिरा हुआ है मेरा दरवाजे के सामने। मैं उठाया, मैं सोचा ये मेरा गिरा है जो मेरा चिट्ठी मित्रों, अब मैं सिंधी भाषा के रचनाकार वंदना कनवाणी जी को आमंत्रित करूंगा। आप सिंधी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में लिखती हैं। आप सिंधी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने और उसे विकसित करने के लक्ष्य के साथ वर्तमान में स्नातकोत्तर सिंधी की अंतिम वर्ष की छात्रा है। आपने शिवालिक सिंधी सोसाइटी के सांस्कृतिक सचिव के रूप में भी कार्य किया है। बहुत ही आदर के साथ वंदना जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस खूबसूरत मंच पे अपनी बात कहने का, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को पेश करने का बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करती हूँ और जल्द से अपनी कविता की शुरुआत करती हूँ। जैसे कि बोला जा रहा है कि पहले अपनी मातृभाषा फिर हिंदी। तो मेरी कविता का शीर्षक है, उन्माद है, हम सिंधी में बोलते हैं उन्माद है, फजीलत। कोशिश करूँगी ऐसे बोलने कि आपको अच्छी से समझ आ सके। जॾहिं पंहिंजी ज़िद खे फज़ीलत जो तालो लॻाईंदी आहियां। जॾहिं पंहिंजी ज़िद खे फज़ीलत जो तालो लॻाईंदी आहियां, तॾहिं मां पंहिंजे दिलि सां ॻाल्हाईंदी आहियां। तॾहिं मां पंहिंजे दिलि सां ॻाल्हाईंदी आहियां। अल्फाज़ मन जे समुंड में गोता खाईंदा आहिनि। अल्फाज़ मन जे समुंड में गोता खाईंदा आहिनि। अंदरि ई अंदरि हिकु अहिड़ो तूफ़ान मचाईंदा आहिनि, उहो सैलाब बणिजी मुंहिंजी अखियुनि में तिरकंदो आहे। उहो सैलाब बणिजी मुंहिंजी अखियुनि मां तिरकंदो आहे ऐं मां घर जी कोई कुंड में हुनखे विहाए ऐं मां घर जी कोई कुंड में हुनखे विहाए पाण खे हल्को महसूस कंदी आहियां। पाण खे हल्को महसूस कंदी आहियां। पर लफ़्ज़ तॾहिं मुंहिंजे बात में फतकंदा आहिनि। लफ़्ज़ मुंहिंजे बात में, बात मीन्स मुंहुं, पर लफ़्ज़ मेरी बात में, मुंहिंजे बात में फतकंदा आहिनि। कुछ त चओ, कुछ त ॻाल्हाए, चवंदा आहिनि पाण खे अजायो छो थी सताईं, पाण खे अजायो छो थी सताईं। पर चुप सिबियल आहिनि। कुछ भी न ॻाल्हाइण लाइ मजबूर आहिनि। कुछ भी न ॻाल्हाइण लाइ मजबूर आहिनि। वापस लफ्ज़ गले में, वापस लफ्ज़ गले जे रस्ते दिल में वहिया आहिनि। वापस लफ्ज़ गले में, दिल में वेंदा आहिनि। ॿाहिरि निकिरण लाइ फतकंदा आहिनि। ॿाहिरि निकिरण लाइ फतकंदा आहिनि। सच त वेठो नच, इहा ख़बर आहे। सच त वेठो नच, इहा ख़बर आहे। दर्द भरे दिल खे समझाइण बि
दर्द भरे दिल के समझाइण भी तो मुश्किल आहे, पर फजीलत रखण भी तो ज़रूरी आहे। पर फजीलत रखण भी तो ज़रूरी आहे। हिक चुप सौ सुख, हिक चुप सौ सुख सां हिन के दिल हिक चुप सौ सुख मां हिन दिल के समझाईंदी आहियां। हिक चुप सौ सुख मां हिन दिल के समझाईंदी आहियां। हिन करे चप जा कपाट बंद रखंदी आहियां। हिन करे चप जा कपाट बंद रखंदी आहियां। तॾहिं पंहिंजे जिब खे फज़ीलत जो तालो लॻाईंदी आहियां। जॾहिं मां पंहिंजे जिब खे फज़ीलत जो तालो लॻाईंदी आहियां। ये मेरी अगली कविता जो सिंधी में लिखी गई है, हिंदी में अनुवादित है, मैं उसको उनके सामने पेश करती हूँ। एक गिटार, एक नॉट एक गिटार। कभी भूल न जाऊं, कभी भूल न जाऊं मैं कौन हूँ। कभी भूल न जाऊं मैं कौन हूँ। अपने आप को याद दिलाती रहती हूँ। अपने वजूद को संभाल कर, अपने वजूद को संभाल कर किसी कोने में रखकर रोज झाँक कर देखती हूँ। अपने वजूद को संभाल कर किसी कोने में रखकर रोज झाँक कर देखती हूँ। अभी जिंदा है या सुन पड़ गया है, अभी जिंदा है या सुन पड़ गया है। कुछ न बोलने वाले मन के अल्फाज, कुछ न बोलने वाले मन के अल्फाज कभी तो खामोश हो जाते हैं, कभी तो खामोश हो जाते हैं, कभी तो चिल्लाते हैं, कभी तो चिल्लाते हैं। ज़माने के डर से छुप कर कहीं सो जाते हैं, ज़माने के डर से कहीं छुप कर कहीं सो जाते हैं। मैं उन्हें जगाती रहती हूँ, मैं उन्हें जगाती रहती हूँ, थोड़ा हिलाती रहती हूँ, उसे समझाती रहती हूँ। मैं उन्हें जगाती रहती हूँ, थोड़ा हिलाती रहती हूँ, उसे समझाती रहती हूँ। तू अभी मुकम्मल है, तू अभी मुकम्मल है, तू अभी आज़ाद है, अभी मुकम्मल है, अभी आज़ाद है। उम्र का एक दौर गुजर गया तो क्या, उम्र का एक दौर गुजर गया तो क्या, तू अभी आफ्ताब है, तू अभी आफ्ताब है। तेरी शख्सियत तेरी ही तो है, तेरी शख्सियत तेरी ही तो है। मैं ये भूल न जाऊं, हाँ कहीं मैं ये भूल न जाऊं, इसकी दामन में एक गांठ बांध रखी है। ये मेरी आखिरी कविता जो मैं हिंदी में मातृभाषा की तरफ जाते हुए चल रही है। वापसी। एक अरसे बाद लौटी मैं घर, एक अरसे बाद लौटी मैं घर, हाँ अपने घर, हाँ अपने ही घर। पहुँचते ही उसने पूछा, कहाँ थी तुम, क्यों इतना वक्त लगा दिया। भटक गई क्या राह में या राह ने भटका दिया, भटक गई क्या राह में क्या राह ने भटका दिया। मैंने कहा वक्त के बहाव में, मैंने कहा वक्त के बहाव में वजूद मेरा कहीं बह गया, वक्त के बहाव में वजूद मेरा कहीं बह गया। सुकून मेरा यहीं तो था पर यहीं पर ही रह गया, सुकून मेरा यहीं था यहीं पर रह गया। अक्सर रात के अंधेरे में जाकर लोरी कोई सुनाता था, अक्सर रात के अंधेरे में आकर लोरी कोई सुनाता था। दर्द भरी आवाज़ जो निकलती थी मरहम कोई तो लगाता था। तरन्नुम बन के कानों में गीत गुनगुनाता था। मीठी मधुर आवाज़ कहीं से तो आती थी, मीठी मधुर आवाज़ कहीं से तो आती थी। कुदरत के जरे जरे में, कुदरत के जरे जरे में कुछ तो फुसफुसाती थी, कुदरत के जरे जरे में कुछ तो फुसफुसाती थी। डगमगाने लगते थे पाँव, होने लगती थी निराशा, डगमगाने लगते थे पाँव, होने लगती थी निराशा। बन जाती थी तुम मेरी आशा, बन जाती थी तुम तब मेरी आशा। हाँ तुम ही तो हो मेरी मातृभाषा, हमारी मातृभाषा। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। अब मैं तमिल भाषा के रचनाकार अजय सुंदर जी को आमंत्रित करूंगा। आप तमिलनाडु के
तिरुवरुर जिले के रहने वाले हैं। अभी आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में तमिल में PhD कर रहे हैं। आप विगत 4 वर्षों से कविताएं लिख रहे हैं और आपकी कुछ रचनाएं तमिल साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं। बहुत ही आदर के साथ अजय सुंदर जी। Thank you. Good evening to the chairperson, Srimati Varshada Savarkar, the members of Sahitya Akademi and all the poets here. I would like to thank Sahitya Akademi for this opportunity. It's my honor to recite my poems on the occasion of Mother Tongue Day. I would like to congratulate all the poets listing poems from various languages. And the country consists of diverse languages. Efforts of this kind should be applauded. I am happy to hear these much languages in this one place. And I would like to thank my friends Vetti Chelvi and Kamalakanan who helped me translating these poems. First I am reciting my first poem in Tamil. எனது மொழி குறித்து அவர்கள் கேட்டபோது நான் சொற்கள் இன்றி நின்றிருந்தேன். எனது மொழி குறித்து அவர்கள் கேட்டபோது நான் எனது நாக்கை தேடிக்கொண்டிருந்தேன். எனது மொழி குறித்து அவர்கள் கேட்டபோது பிடுங்கப்பட்ட எனது நிலத்திற்காக அழுது கொண்டிருந்தேன். எனது மொழி குறித்து அவர்கள் கேட்டபோது தீர்ந்து போன ஒரு நீர்க்குடுவையைப் போல நசுக்கப்படும் எனது குரல் வளையால் பேச இயலவில்லை. எல்லாம் சரியாகிவிட்டது என சொல்லி எனது மொழி குறித்து அவர்கள் கேட்டபோது நைந்து போன ஒரு கந்தல் துணியைப் போல எனது வாயை தைத்து கொண்டிருந்தேன் நான். Second one, translation. Sand drawings drawn by worms that scour around are the assurances given while trampled under the feet of sorrows. An inauspicious mercy that alights on my shoulder came flying the other day has some semblance of sharp thoughts. That cruel animal could never be found in the forest of betrayal. In the forest of betrayal, even after searching incessantly. The reasons which were once a bird on the emerging tip of a small plant, now grown into the world's biggest flower and engulfs me. Though it diffuses the fragrance all over the land, uprising are my efforts like the first steps of a newborn calf. The next one. Holding my anger as sharp as a knife. I am awaiting to cut my nerves. The tsunami that arrives once in a blue moon washes away a boat and a fish in a similar way. I am a fish in a jar, witnessing a puppy droning in the street of a flooded city from a window afar. Folding my guiltiness of anger into a paper rocket, and I am launching it infinite times, but still it returns to my hand repeatedly. How will I manage sending it to the ocean? The final one. People are stifling to inhale. Animals are nibbling something in the narrow alley between houses cramped in and out. Discolored birds perch on the remnants of antiquity to splatter their droppings. The red light illuminates as to slow down the reckless vehicles. Anticipating it, the children are rushing towards the luxury cars with their hands full of products to sell. Anticipating it, the children are rushing towards the luxury cars with their hands full of products to sell. When the green light turns on, without able to sell anything, they return to roadside carrying their defeated faces. In the world that filled with the slogan Go Green, they grow a hatred for the same color. In the world that filled with the slogan Go Green, they grow a hatred for the same color. Autowalas are thronging to drop anybody anywhere at the entrance of shopping malls. A girl alighted from her first flight trick equates buildings to QR codes found in every shop.
seeing the river which turned black and dense, and the posters on the walls stained with red spit, the tourists pass by astoundingly. With no distinction between day and night, flights and trains operate throughout the year. With more and more the comforts advancing, with more and more the people increasing, quietly leaves the city south. Thank you. बहुत शुक्रिया। और अब मैं श्रीधर बाबू जी को आमंत्रित करता हूँ, जो तेलुगु के बहुत ही चर्चित कवि हैं। तेलुगु की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं और आपने अनेक साहित्यिक कार्यक्रमों में सहभागिता की है। बहुत ही आदर के साथ श्रीधर बाबू जी। Thank you, Akademi, for this opportunity. I'm from Hyderabad. Thank you, Akademi, for this opportunity. I'm from Hyderabad, Telangana state. My mother tongue is Telugu. First, I would like to recite a poem in my mother tongue Telugu. The title of the poem is December Chali, means December chill. డిసెంబర్ చలి నిన్ను 1000 ముక్కలు కాకుండా కాపాడుతుంది. ఒక్కటిగా దీపం మీద దీపం పేర్చినట్టు నిన్ను నిప్పుగా నిలబెడుతుంది. గాలివాటలు కొట్టుకుపోకుండా చిక్కని నదిలా నిన్ను ఉన్న చోటనే ప్రవాహాన్ని చేస్తుంది. ఒంటరి వీధి దీపం మీద చీకట్లో జరిసిన గుండెను పాదాలకు దారి చూపే మినుగురులా రగిలిస్తుంది. నిన్ను సగం నేలలో పాతిపెట్టి మిగతా సగాన్ని రావి చెట్టుల ఆకాశంలో నిలబెడుతుంది. నెమ్మదిగా నిశ్శబ్దంగా కదిలే ఆకుల మీద చల్లని నీటిని బిందువులై నిన్నటి క్షణాలు రేపటి స్వగతాలు జారిపోతాయేనో కరిగిపోతాయేనో నిండుగా దుప్పటి కప్పుకుంటావు. దుప్పటి కప్పుకుంటూనే తలను లోపలికి తిప్పుకుంటావు. డిసెంబర్ చలి నిన్ను తాబేలు చేస్తుంది. డిసెంబర్ చలి నిన్ను తాబేలు చేస్తుంది. లోపల ఉనుకుతున్న మంచు సముద్రం లోతుల్లోకి ఒకే అడుగే వేస్తూ పోయే నిబ్బరాన్ని వెచ్చగా నీకు అందిస్తుంది. Though I'd like to recite the translation of the same poem in English. December chill. December chill. It shields you from shattering into shards. It urges you to stand. It urges you to stand resilient like fire, a fire lined with lamps. Not letting you be swept away by the wind, it turns you a raging river to make your flow stationary. It illuminates your heart, terrified in the darkness, deprived of solitary land like a firefly. It plunges half of you deep into the earth, while the other ascends, stretching toward the sky as the sacred fig. Wrapped in the cocoon of the blanket, you uphold memories and future wishes, not letting the dew delicately resting on the leaves. Quivering in the serene hush of the world, as you envelop yourself, your gaze turns inward. Exploring the realms within. December chill morphs you into a tortoise. Offering the warmth of courage to venture into the depths of the icy sea. Trembling within you. Though I would like to recite one more poem which is translated to Hindi. This title of the poem in Telugu is मल्ली वद्दू मतलब दोबारा नहीं रात को जलाए सारे कंदिल हवा के मारे ध्वस्त हो गए सती सवेरे कोई पूरी गली झाड़ू करते जा रहा है तो मैं और अकेला हो गया और अंधेरा हो गया उसी रात को देह बनकर आंसू की बूंद से लटक कर गिर गया तो
कटे जल प्रपात की तरह। उसी रात को देह बनकर आंसू की बूंद से लटक कर गिर गया तो कटे जल प्रपात की तरह। अनजान अताहों में उंगलियों के पोरों पर होठों की खिलाए कायकश को आपसे बाहर करते जले पल की तरह झट जाने के बाद स्मरण और गमन के दरस्याम चित होकर चिता पर चढ़ते। बस अब हाथ का सहारा देगा कौन, अब हाथ का सहारा देगा कौन। यूं तो गहराई का पता लगाने लालायित होने वाले को किसी के हाथ के सहारे से क्या मतलब। दोबारा मिलने का आस भी नहीं है, दोबारा मिलने का आस भी नहीं है। वैसे तो अब कुछ भी दोबारा करने का मन नहीं। क्या बात, अच्छा शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हमने बहुत ही अच्छी कविताएं सुनी और अब मैं उर्दू भाषा के बहुत ही महत्वपूर्ण शायर और लेखक तनवीर हसन साहब को आमंत्रित करूंगा। आपका जन्म मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ। आप JNU विश्वविद्यालय नई दिल्ली से अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में MA और MPhil की उपाधि प्राप्त है। आपने भारतीय रेल यातायात सेवा में IRTS के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। आप हिंदी और उर्दू में गद्य और पद्य विधा दोनों में स्वतंत्र लेखन करते हैं, शिक्षण करते हैं और यायावरी करने का शौक है। बहुत ही आदर के साथ जनाब तनवीर हसन साहब। शुक्रिया। सब महफिल की इजाजत से एक मतदार परिचय। ख्याल साहब बैठे हैं, उनकी इजाजत भी लेना जरूरी है। तो एक मतला है कि शफक साहब अच्छा इधर आ जी इधर। तो एक किस्सा क्या है कि वो सारी कहानी ले गया। एक किस्सा क्या है कि वो सारी कहानी ले गया, राज सारे ले गया, वो सब निशानी ले गया। राज सारे ले गया, वो सब निशानी ले गया। एक किस्सा क्या है कि वो सारी कहानी ले गया, राज सारे ले गया, वो सब निशानी ले गया। शायद उसको डर था माजी से मेरे कुछ इस कदर। देखिएगा, शायद उसको डर था माजी से मेरे कुछ इस कदर, देखे तस्वीरें नहीं सारी पुरानी ले गया। देखे तस्वीरें नहीं सारी पुरानी ले गया। कत्ल करना उसका शेवा था मगर यूं हो गया। देखिए, कत्ल करना उसका शेवा था मगर यूं हो गया। कत्ल का फरमान वो मेरी जुबानी ले गया। कत्ल का फरमान वो मेरी जुबानी ले गया। मौज का सौदा किया कश्ती के केवनहार ने। मौज का सौदा किया कश्ती के केवनहार ने, दे गया मुझको समंदर बेकरारी ले गया। दे गया मुझको समंदर बेकरारी ले गया। और ये शेर देखिएगा खास के खेत मेरे अभी हैं, खेत मेरे अभी हैं मगर बंजर पड़े। खेत मेरे अभी हैं मगर बंजर पड़े। है वहीं पर अभी नदियां, है वहीं पर अभी नदियां, कोई पानी नहीं। कोई पानी खेत मेरे अभी हैं, खेत मेरे अभी हैं मगर बंजर पड़े। खेत मेरे अभी हैं मगर बंजर पड़े। है वहीं पर अब भी नदियां, कोई पानी ले गया। और आखिरी शेर के बोलते वो खूब हैं पर हाथ उनके हाथ हैं बंधे हुए। बोलते वो खूब
बोलते हैं खूब वो पर हाथ उनके हैं, हाथ उनके हैं वही अल्फाज सब, हैं वही अल्फाज सब पर कोई मानी नहीं। और एक किस्सा कह के वो सारी कहानी ले गया, रात सारे ले गया, सब निशानी, सब निशानी। मेरे मर्जी से बहुत अच्छा शेर, मेरे मर्जी से। हाँ, अब देखिए शेर हुक्म हुआ है कि शायद उसको डर था, शायद उसको डर था। देखिए शायद उसको डर था माजी से मेरे कुछ इस कदर, आज की चकाचौंध, शायद उसको डर था माजी से मेरे कुछ इस कदर, देखे तस्वीरें नहीं सारी पुरानी, सारी पुरानी, सारी पुरानी ले गया, एक किस्सा सारी कहानी ले गया, रात सारी ले गया, सब निशानी, रात सारी ले गया, सब निशानी। चालू फोटो एक अब मैं तहत उसको तरन्नुम की जरूरत नहीं, अपने आप को तरन्नुम। अब शेर देखेंगे कि एक भरम था कि हर बार गुजर कर निकला, एक भरम था कि हर बार गुजर कर निकला, तेरी आंखों में जो पानी था समंदर निकला, तेरी आंखों में जो पानी था समंदर निकला, और जिससे इस शहर का हर कोना सरासीमा हुआ, जिससे इस शहर का हर कोना सरासीमा हुआ, देख लो रेत का वो एक बवंडर निकला, देखिए रेत का वो एक बवंडर निकला, और बंद खिड़की थी घरों की नहीं झांके कोई, बंद खिड़की थी घरों की नहीं झांके कोई, आदमी अपने ही साये से क्यों डर कर निकला, अपने ही साये से क्यों डर कर निकला। और शेर देखिए कि एक बेमाया सी दौलत थी मेरे पास, एक बेमाया सी दौलत थी मेरे पास भी घर, जाने क्या क्या नहीं ढूंढा तो सुखन भर, जाने क्या क्या नहीं ढूंढा तो सुखन भर निकला, और हाजरी दी थी जहां मैंने शबो रोज हसन, हाजरी दी थी जहां मैंने शबो रोज हसन, वो गया भी मियां दफ्तर निकला, एक भरम था कि हर बार गुजर कर निकला, तेरी आंखों में जो पानी था। किताबों में लिखा सच्चा नहीं, किताबों में लिखा सच्चा नहीं था, पढ़ा जो आंख से लिखा नहीं, लिखा नहीं, पढ़ा जो आंख से लिखा नहीं था। और देखिए खाना बदोशी की बात हो कि किराए के मकामे उम्र गुजरी, किराए के मकामे उम्र गुजरी, पता था पर पता मेरा नहीं, पता मेरा नहीं था, किराए के मकामे उम्र गुजरी, पता था पर पता मेरा नहीं था, और इसी खातिर मेरे थे हाथ खाली, देखिए इसी खातिर मेरे थे हाथ खाली, जो अच्छा था बहुत अच्छा नहीं था, जो अच्छा था बहुत अच्छा नहीं था। और देखिए ठिठक कर लौट आया, ठिठक कर लौट आया घर को अपने, ठिठक कर लौट आया घर को अपने, कहाँ जाता कहीं रास्ता, कहाँ जाता कहीं रास्ता नहीं था। और देखिए सभी थे अजनबी, पहचान कम थी, कोई चेहरा वहाँ अपना नहीं था, कोई चेहरा पहचान कम थी, कोई चेहरा वहाँ अपना नहीं था। तुम्हारे शहर में सब कुछ था लेकिन, तुम्हारे शहर में सब कुछ था लेकिन
मेरे इस रोग का नुस्खा नहीं, मेरे इस रोग का नुस्खा नहीं था। और आखिर शेर के रोशन जिंदगानी जिससे तेरी, रोशन जिंदगानी जिससे तेरी, वो रातों को कभी सोया नहीं, वो रातों को कभी सोया नहीं था। किताबों में लिखा, किताबों में लिखा सच्चा नहीं था, पढ़ा लिखा लिखा बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आज हमारे सभी भाषाओं के रचनाकारों ने बहुत ही अद्भुत काव्य पाठ किया और बहुत अच्छी रचनाओं का चयन किया। कई बार ऐसा होता है कि रचनाओं के चयन में भी कई बार गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन आज जिस तरह से सबने रचनाएं पढ़ी बहुत ही हमारे लिए खुशनसीबी की बात है। मित्रों, हम जिनको सुनने के लिए बेकरार हैं और शुरू से और बड़े धैर्य और मनोयोग से जिन्होंने सबको सुना है, हमारी आदरणीय वर्षादास जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही परिचय कराया कि आप गुजराती और हिंदी और अंग्रेजी तीनों ही भाषाओं की विदुषी हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अध्यक्षीय वक्तव्य के रूप में 2 शब्द जरूर कहें और अपनी रचनाओं का भी पाठ करें। आप सभी को मेरा प्रणाम। बहुत कविताएं सुनी, बहुत अच्छा लगा और साथ में कुछ अनुवाद भी बताए गए, वो अच्छा किया, क्योंकि इसी से हम मातृभाषा का सौंदर्य और लालित्य दोनों देख पाते हैं, सुन पाते हैं, थोड़ा बहुत समझ भी पाते हैं। तो अनुपम जी, आज के इस उपक्रम के लिए आपका बहुत आभार, साहित्य अकादमी का भी बहुत आभार। मुशायरे के बाद तो मैं जो कुछ भी पढ़ूंगी बहुत ही सीधा साधा और शायद नहीं, वाकई, क्योंकि मुशायरे का एक मिजाज ही अलग होता है। तो खैर पढ़ती हूँ जो भी है, गुजराती में है। इसका शीर्षक है दोस्तोस्तो। बारी ना काच पर टकोरा पड़ा, मैं कीधूं आवी, जईने जोऊं तो हवा हसी पड़ी। अगासी ना पतरा ना छापरा पर कोक ना पगला संभळाया, मैं कीधूं आवी, जईने जोऊं तो खिसकोली दौड़ी पड़ी। बहार ना बारणे खकड़ाट थयो, मैं कीधूं आवी, जईने जोऊं तो पड़ोशनी बबली अखड़ाई पड़ी। बारीए हवा अगासीए खिसकोली ने बारणे बबली पड़ोशनी, मने सूनू न लागवा दे, वण बोलावे आवी जाए, हाजरी पुरावी जाए। आए कुदरतनी बलिहारीस तो रंग रूप जुदा, पण अंते तो दोस्तों। तब आखिर में तो मित्र ही है ना, ये उसका शीर्षक है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद है फ्रेंड्स इंडीड। I heard a tap on the glass of my window. Coming, I answered loudly. When I rushed there, I found breeze laughing away. I heard footsteps on my tin roof. Coming, I answered loudly. When I rushed there, I saw a squirrel running away. I heard a knock on the main door. Coming, I answered loudly. When I rushed there, I saw a girl living next door. She laughed and ran away. Breeze at the window and squirrel on the roof. The girl at the door, they never leave me alone. They arrive uninvited and mark their presence. Each one's form and color are unique, but they are friends indeed.
जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ रात भर चिल्लाते थे। तो तो उन दिनों अखबारों में इसके बहुत चर्चे आते थे, तो उस समय मैंने ये लिखा था। इसका शीर्षक है हम कौन हैं। आजकल इंसान और कुत्ते के चर्चे हो रहे हैं। बात का रस का सूख न जाए, शब्द तब तक रोंदे जाते हैं। कुत्ता खुश हो तो भौंकता है, गुस्से में हो तो भौंकता है, उत्तेजना से भौंकता है, बोर होता है तब भी भौंकता है। उसके पास शब्दावली नहीं, उसे समझने का इंसान में धैर्य भी नहीं। हाँ, मिजाज के मुताबिक उसका शोर और तीव्रता बदलते हैं। कुत्ता गाड़ी के नीचे आ जाए या इंसान, दोनों चीख उठते हैं। दोनों के परिजन गला फाड़ फाड़ कर रोते हैं। दुख किसी का कम नहीं। पंचभूत से बने दोनों उसी में मिल जाते हैं। कुत्ते को इंसान कहो तो बहुमान, और इंसान को कुत्ता कहो तो अपमान। कुत्ता कभी इंसान से अधिक वफादार होता है तो इंसान कभी कुत्ते की तरह काटने को भी आता है। महाभारत में तो कुत्ता युधिष्ठिर के साथ स्वर्गारोहण भी कर लेता है। अब हम ही तय करें कि हम कौन हैं। अंत में एक छोटी सी अंग्रेजी में कविता। लेशा कहते हैं ना, कुत्ता ये अंग्रेजी की है। इसका शीर्षक है अ क्वेश्चन। From friends we have turned acquaintances, and then we will be strangers. I don't know how long is the process for each stage. Is it like a mountain turning into dust with years of lashes from the wind? Or is it like a sharp axe blow gradually but firmly chopping off the branches of a tree? Or is it like a leech sucking your blood without your knowledge, and suddenly you find that there isn't a drop left in you? Whatever it may be, the process is destructive. Isn't there any other way? Like atoms, you break and still remain complete? That's it. Yeah, that's it. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वर्षादास जी। मित्रों, साहित्य अकादमी आज के इस कार्यक्रम के लिए आप सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करती है। जैसा कि मैंने कहा कि आज जितनी अच्छी कविताएं सुनने को मिली हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इस अर्थ में भी है कि एक अच्छी कविता सिर्फ अपनी भाषा से ही हमारे ऊपर असर नहीं डालती है, बल्कि उसका जो सौंदर्य ध्वनि का है उसका भी आस्वाद हमें अपनी जो मातृभाषाएं हैं उनको सुन करके मिला, और वो भी हमारे मनो मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं। मैं बहुत आदर व्यक्त करता हूँ। आज हमारे बीच में साहित्य अकादमी के उर्दू परामर्श मंडल के संयोजक और बहुत ही महत्वपूर्ण उर्दू शायर आदरणीय चंद्रभान ख्याल साहब यहाँ मौजूद हैं। हमारे बीच में साहित्य अकादमी के सिंधी परामर्श मंडल के संयोजक आदरणीय मोहन हिमथानी जी यहाँ मौजूद हैं। कश्मीरी के बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक और अनुवादक जनाब रफीक मसूदी साहब यहाँ हैं। यशोदा मुर्मू जी यहाँ पर हैं। मैं आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, और मैं पुनः साहित्य अकादमी की ओर से आदरणीय वर्षादास जी, दीपोमणि शैकिया जी, अग्नि राय जी, विजय पुरी जी, स्वाति पाल जी, ज्योति चावला जी, हरिप्रिया एस जी, शफक छोपारी जी, राम बाबू सिंह जी, पी कृष्ण जी, DM मुले जी, JK बराइली, ब्रजराज महापात्रा जी, कुलदीप पाहवा जी, दिनेश चारण जी, ऋषिराज पाठक जी, जितेंद्र नाथ मुर्मू जी, वंदना धनवानी जी, अजय सुंदर जी, श्रीधर बाबू जी और जनाब तनवीर हसन साहब का और आप सबका साहित्य अकादमी की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इतनी बड़ी संख्या में अपने प्रिय कवियों को सुनने आए।
आप सभी जलपान पर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको एक छोटी सी सूचना देना चाहता हूँ, साहित्य अकादमी का जो वार्षिक आयोजन होता है, जिसको हम फेस्टिवल ऑफ लेटर्स यानी साहित्योत्सव कहते हैं, उसका आयोजन इस बार 11 मार्च से 16 मार्च तक होना है, जो साहित्य अकादमी के ही परिसर में होता है। और इस बार 1000 से ज़्यादा लेखक उस कार्यक्रम में आ रहे हैं और ये विश्व का अब तक का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव होने जा रहा है। आप सबको मैं व्यक्तिगत रूप से भी और अकादमी की ओर से भी निमंत्रण देता हूँ कि आप सभी उस कार्यक्रम में जरूर पधारें और अपने मित्रों को भी उस कार्यक्रम में आने के लिए सूचित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सभी जलपान पर आमंत्रित हैं।